नमस्कार। कल के हल्के से शेकिंग के बाद आज बाजार आपको गिफ्ट निफ्टी में फिर से हरे निशान में दिख रहा है। इसका मतलब बाजार एक स्ट्रांग बुल रन में है, जिसके बारे में हम लगातार जिक्र आपके सामने करते रहते हैं। मेरे साथ अजय 2.5 घंटे के लिए अगले 2.5 घंटे हमारे साथ जुड़ेंगे और हम मेहमानों को अपने साथ कनेक्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेहतर से बेहतर ट्रेड चुने, इनसाइडर इंफॉर्मेशन लेके आएँ और जहाँ से भी आपका फ़ायदा हो सके ना, वो फ़ायदा आप तक पहुँचाने की हमारी कोशिश होगी। खैर, पहले 4 बड़े ट्रिगर के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, फिर एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से जैसे हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, आज भी उसी सिलसिले के साथ आगे बढ़ाएंगे। पहले 4 ट्रिगर। डाउ में लगातार 2 साल की ऊंचाई हमको देखने को मिल रही है। ये ग्लोबल मार्केट्स ने इतनी हेल्प की है, इतना तो छोटा भाई बड़े भाई या बड़ा भाई छोटे भाई के लिए हेल्प ना करे, कुछ वैसा ही इससे फीलिंग आती है। अगर आप यूएस मार्केट्स को देखते हैं, ऐसा लगता है इंडिया के मार्केट को चलाने के लिए यूएस खुद चल रहा है, कई बार ऐसे फील भी होता है। खैर, ब्रेंट क्रूड 4% टूट गया। इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? इसमें डिमांड की प्रॉब्लम है या फिर भारत के लिए इसमें बहुत अच्छा फायदा छुपा है? हर चीज की अति नुकसानदायक होती है, तो अति टूटना भी खतरनाक है। जरा इसके बारे में समझेंगे कि अति टूट रहा है जो क्रूड, इसका क्या मतलब है। दूसरा, एक्सिस बैंक में आज एक ब्लॉक लगेगा, 1% की हिस्सेदारी बेची जाएगी। और दूसरा, डॉम इंडस्ट्रीज और इंडिया शेल्टर्स के आईपीओ आज से खुल रहे हैं। इसके बारे में ऑलरेडी हमने हेडलाइंस में आपको जानकारी भी दे दी है। तो ये 4 अहम ट्रिगर हैं, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल चल रहा है कि कल जो मार्केट के अंदर हुआ वो हल्का सा शेकी था। लेकिन पहले मेरा ग्लोबल मार्केट्स के पास आते हैं, क्योंकि जो फेड कर रहा है ना, उसका 24 घंटे के बाद असर इंडिया में भी आ जाता है। अजय, बहुत शुक्रिया, आज फिर से आपने टाइम निकाल के आज 2.5 घंटे हमारे साथ ही रहेंगे आप। अजय, पहले तो मैं ग्लोबल मार्केट्स पे आ रहा हूँ आपसे पता करने के लिए। जैसे मैं शुरुआत में भी कहा था कि कई बार ना हमको फील होता है कि कुछ हमारा बड़ा भाई हमारे सामने खड़ा है, तो छोटे भाई का मनोबल हाई रहता है। कुछ यूएस मार्केट पिछले 1.5 महीने से ऐसे बड़े भाई वाला रोल अपना रहा है। देखिए, चाय की गरम गरम चुस्कियों के साथ हम अपने शो की शुरुआत करते हैं, एकदम तरोताज़ा हो जाते हैं इसलिए। और आजकल ग्लोबल क्यूज देख के भी वही ताजगी की अनुभूति होती है। अगर जब आपको बॉन्ड यील्ड नरम दिखाई दे, ओवरनाइट भी 3-4 बेसिस पॉइंट बंद हुई, क्रूड आपको नरम नज़र आया, 75 पे टिका हुआ था, अब 72-73 पे आ जाए, डॉलर इंडेक्स आपको नरम दिखाई दे, तो दिक्कत की क्या बात है। हालांकि यूएस सीपीआई कल अक्टूबर के हिसाब से मामूली बढ़त के साथ आया, लेकिन उसमें भी परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो भी उम्मीद के अनुसार था। आज का दिन इंपॉर्टेंट है। यूएस के मार्केट्स भी कल ऊपर तेजी के साथ ही बंद हुए। आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इन्फ्लेशन मामूली बढ़त के साथ आया है, उसकी लाइट में या उसके बाद फेड की कमेंट्री कैसी रहती है इन्फ्लेशन पे। फेड ग्रोथ की भी बातचीत करता हुआ नजर आएगा। यूएस इकोनॉमी की, यूएस इकोनॉमी मेरी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। लेकिन अगर हम क्रूड को माने इनसाइडर, क्रूड को मैंने हमेशा कहा है एक बहुत बड़ा इनसाइडर होता है जियोपॉलिटिक्स का और इकोनॉमी का। क्रूड कह रहा है कि यूएस का हाल बहुत ठीक नहीं है, चाइना का हाल ठीक नहीं है। तो इन सारे मामलों में हम यूएस फेड के गवर्नर साहब से सुनेंगे और देखेंगे होगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो अभी तक तो बहुत सपोर्टिव माहौल है, क्रूड, ब्रेंट, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड्स, इन सारे मामलों से। लेकिन कमेंट्री पे आज रहेगी नजर, और उसके बाद एशियाई मार्केट और हमारा मार्केट भी एक रुख ले सकता है। सवाल मेरा और क्रूड पे है, जिसमें स्टार्टिंग में भी कह रहा था अति हर चीज की बुरी होती है, अति गिरना भी ठीक नहीं है। ये क्रूड अति गिरने वाली स्टेज पे आ गया, यानी कि एक्सेस फॉल वाली स्टेज पे आ चुका है क्या? हमने एक बार बात की थी ना डिम्पी, आपको याद होगा। मैं थोड़ा सा 30 सेकंड के लिए मार्केट से कट के कमोडिटी की तरफ जा रहा हूं। विश्व का डोमेन है वो, लेकिन अब ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ रहा है। और ये आपने देखा है कि जो बड़े दिग्गज प्रोड्यूसर्स हैं ऑयल के, ओपेक मेंबर्स, नॉन ओपेक मेंबर्स, रशिया वगैरह वगैरह, ये सब लोग डिमांड सप्लाई एडजस्टमेंट की बातें कर रहे हैं, उसके बाद भी घट रहा है। तो मेरा ये पर्सनल व्यू है, मैं थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ कि ये शायद ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ रहा है। एवरेज हमारा आज भी अगर आगे 12 मंथ अहेड का भी देखें तो एवरेज हमारा 80-85 ही आएगा, जो हमारे भारत के लिए बहुत कंफर्टेबल है। अभी 72-73 के जोन में जो ब्रेंट गया है, थोड़ा सा ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया है। लेकिन वापस आते हैं, इसका भारत को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, क्योंकि हम बहुत बड़े कंज्यूमर हैं, और शायद इसीलिए कहीं ना कहीं भारत को सपोर्ट भी मिल रहा है। अगर आप कल के बाजार की बात करें, जी हाँ, आपको नजर आएगा कि इंडेक्स डेज लो में बंद हुआ, इंट्राडे बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किया रिबाउंड का, आखिरी घंटे में गिरावट हुई, लेकिन वो कम वॉल्यूम पे आई थी। बैंक निफ्टी में भी हुआ। तो अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स का इंट्राडे चार्ट देखेंगे
तो आपको दिखाई देगा कोई खास इंट्राडे रिकवरी नहीं आई, डेज लो पे बंद हुए। स्मॉल कैप इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रही थी, हरे निशान के साथ बंद हुई। इनफैक्ट मिड कैप तो ऑफ लोज भी थी, लेकिन सिर्फ इंडेक्स को देख के आप ये अंदाजा मत लगा लीजिए कि कोई बहुत बड़ी गिरावट की शुरुआत है। ये एक बुल मार्केट में एक आम प्रॉफिट बुकिंग का बाउट हमने देखा, क्योंकि येस्टरडेज फॉल वो कोई बहुत FII DI की बहुत बड़ी सेलिंग का फिगर नहीं आया। इनफैक्ट DI ने तो बाई किया है, FI ने ये बाई किया है, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा जैसा 12-15 करोड़ का। खैर एनीवेज, एक और बात यह है कि HNI और रिटेल, इनफैक्ट भसीन साहब भी ये बता ही रहे थे, वो जो वर्ग है मोटे मोटे पोजीशंस पे अगर मुनाफे में बैठा है, क्योंकि उसने बहुत ज़बरदस्त पैसा कमाया है और कमाया भी है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। आपको वही चीज़ 25-50 रुपये 100 रुपये नीचे मिलती है तो वापस से एंटर कर लीजिए, और शायद हमने कल वही होते हुए देखा। इंडिया का भी CPI नंबर आया था, बाजार की उस पर नज़र रहेगी, और वो बढ़ के आया था, लेकिन उम्मीद थी कि बढ़ के आएगा, क्योंकि हमें और आपको सबको पता है, हमने टमाटर, आलू और सब्जियों के दाम बढ़ते हुए देखे। इनफैक्ट गवर्नर साहब ने भी इसका थोड़ा सा जिक्र अपनी बातचीत में किया था। तो हालांकि बढ़ के आया है, लेकिन बहुत चिंताजनक बात नहीं है, ये टेम्परेरी अभी मान के चल रहा है, क्योंकि वेजिटेबल प्राइसेस में बहुत तेज़ी हुई थी। मेरे हिसाब से पहले 1 घंटे में इंतज़ार करना चाहिए। आज के हिसाब से ये जो कल की जो मामूली सेलिंग थी, क्या वो मामूली ही रहती है या बढ़ती है? 30 मिनट्स 40 मिनट्स में आपको पौने 10 बजे तक आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद आप मौका लगाएं खरीदने का। बाय ऑन डिप्स का ही रुझान अभी भी जारी है, और मेरे हिसाब से आपको कहाँ पे नज़र रखनी चाहिए? आपको रखनी चाहिए नज़र, ये जो रेंज है, ये मेरे को लगता है कि 20,800 तोड़ने वाला नहीं है। उस रेंज के आसपास आपको बाइंग करनी चाहिए, अगर आपको पहले आधे घंटे में मिल जाए। सिमिलरली 46,800 अच्छा जोन है बैंक निफ्टी के लिए। बट स्पेसिफिक्स की बात करें, इंडेक्स में बहुत क्लियर ट्रेड्स नहीं है। लार्ज कैप सीमेंट, अल्ट्राटेक, ग्रासिम जैसे स्टॉक्स को खरीदारी का रुझान बनाएं। अगर आपके पास रिन्यूएबल स्टॉक्स हैं, इरेडा है, आपके पास आइनॉक्स विंड, आइनॉक्स वगैरह है, लॉन है, SW सोलर है, नीचे तो बहुत चले, थोड़ी मुनाफा वसूली आ सकती है, और आप फंस ना जाएं उसमें। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो लेते चलें। और आखिरी में PI इंडस्ट्रीज के ऊपर नज़र बनाएं। बाजार के बंद होने के बाद क्लैरिफिकेशन आया था, तो शायद वहाँ पे रिबाउंड आ सकती है। हम जो है एक स्पेशल एनालिसिस पे लेके आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन वापस जाते हैं डिम्पी के पास। FNO में किस लेवल्स पे कॉलपुट ऐप ऑक्शन ज़्यादा काम हो रहा है, एक्शन, वो एक बार समझ लेते हैं। डिम्पी, कल FI ने तो नेट बाई किया है, एटलीस्ट FNO में, भले ही वो कैश में गायब थे, तो वहां से क्या सेंस आपको आ रहा है? देखिए अजय, आपने बात ये बिल्कुल उठाई है, और ये टिपिकली अगर आप FNO का डाटा चेक करेंगे ना, ये गोल्डन वर्ड्स में लिखे जाने वाली चीज़ है कि इसके अंदर हुआ क्या था कल एक्चुअली में। देखिए कल मैं तो उसको तो करेक्शन भी नहीं बोलता, मैं तो उसको प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं बोलता, मैं तो उसको सिर्फ एक शेक बोलता हूँ। एक हल्का सा एक शेक किया, एक छोटा सा जोल्ट सा आया, और कुछ नहीं है। वो वजह इसकी मैं बताता हूँ। देखिए पहली बार में आपके स्टॉप लॉस फर्स्ट राउंड के नहीं टूटे, आप 20,900 नहीं तोड़ पाए, अभी तो 800-700 बाकी था, तो आपने बस 47,000 नहीं तोड़ पाए। दोनों की क्लोजिंग उसकी 47,000 के ऊपर है, उसकी 20,900 के ऊपर है। तो ये करेक्शन किस चीज़ की? करेक्शन तो तब होना जब हम कोई स्टॉप लॉस तो ब्रेक करें, तो हमने स्टॉप नहीं ब्रेक किया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कल वॉल्यूम बेहद कम थे, दोनों के अंदर अनवाइंडिंग का प्रेशर था, और आप मानेंगे बैंक निफ्टी में तो 1% का भी वॉल्यूम नहीं था। तो इससे पहले भी जो हो रहा था ना, मैं आपको वही बात बता रहा था कि उस पर ज़्यादा कन्विक्शन हमारा इसलिए नहीं आता। हम आपको हमेशा से निफ्टी, बैंक निफ्टी को सिर्फ ट्रेल करवाते रहे हैं, और आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से रुकवाते रहे हैं। वजह यही थी कि उसके अंदर वॉल्यूम बेस नहीं था। देखिए जब तक आप दम लगा के नहीं चलाएंगे ना, तो कोई भी चीज़ चलेगी नहीं। धक्का मारने के नाम पर धक्का लग रहा है तो वो कुछ भी नहीं है, लेकिन जोर एक बार लगेगा तो ही गड्ढे से आप बाहर निकल पाएंगे। तो सेम मार्केट के अंदर कल के फॉल को और उससे पहले की हल्की फुल्की 3-4 दिन की तेजी को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, एक पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट, जब तक आपके लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं तब तक ना तो आप ये मानिए कि बाजार का टॉप बन गया, ना ही आप ये मानिए कि बाजार सपोर्ट पे आ नहीं सकता। सपोर्ट पे भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, वो आ सकता है, क्योंकि आप ही तो वेट कर रहे हैं उस डिप की। तो इसलिए मैं आपको निफ्टी का सपोर्ट बता देता हूँ, 20,800-700 जस्ट का तस सपोर्ट है। ये हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया, हमने कल परसों भी यही बात रखी थी। और ऊपर जाते समय 21,050 और 21,200 का एक रेजिस्टेंस एरिया है। अभी अजय आप भी कह रहे थे कि उस रेंज में रहेगा, वो रेंज ऑलमोस्ट हमारी रेंज के साथ काफ़ी हद तक मैच कर गई। आते हैं बैंक निफ्टी पर।
देखिए बैंक निफ्टी ने थर्ड डे हो गया जब उसका 47,000 के ऊपर क्लोज है। थोड़ी लीडरशिप की कमी है। कल अगर आप HDFC और रिलायंस को नीचे डेज लो पे नहीं बंद होता देखते ना, तो ये जो इंडेक्स के लेवल आप देख रहे हैं ना, ये लेवल्स भी नहीं आपको दिखते, क्योंकि अंडरटोन मार्केट की ठीक थी, एडवांस डिक्लाइन उतना बुरा नहीं था। तो अगर आप देखेंगे अनवाइंडिंग का हल्का सा प्रेशर है, माइल्ड, जैसे मैंने कहा 1% का भी नहीं है। अब आते हैं स्टॉप पे। पहला तो 47,000 का मान लीजिए आज गैप मिल जाता है, तो जो कल भी था, और उसके बाद 46,800 का है। 46,800 के बाद ना आपको थोड़ा रुकना चाहिए बाजार में, और इसी तरह से 20,800-700 वाली रेंज में भी रुकना चाहिए मार्केट में। वहीं पे ही चेक करके पता लगेगा कि और नीचे जा रहा है या फिर ऊपर जाएगा। तो ये लेवल्स का खेल आपको थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जब बाजार के अंदर एक पावर खत्म हो जाती है ना किसी चुनावों की, या इस तरह की यूफोरिया खत्म होता है, तो फिर वो लेवल्स पे लौट आता है। तो अभी आप लेवल्स पे ही काम कीजिएगा अपने। ये दोनों चीजें हैं। एक चीज मैं और नोटिस कराना चाहता हूं कि जब कल एफआईज खरीद रहे थे, रिटेल ने माल बेचा नहीं, तो फिर ये कल शेक आया किसकी वजह से? तो मैं थोड़ा कैटेगोरी बता देता हूँ। कल ये शेक आया डीआईज की वजह से। कल डीआईज ने थोड़ा हाथ बदला किया एफआईज के साथ अपना, 2-3% उन्होंने अपना माल काटा है ऊपर से, और एफआईज ने मालो पकड़ लिया जाके। तो ये थोड़ा चेंज हुआ है। मैं इसको और अच्छा मानता हूं बाजार के लिए, क्योंकि जब जब एफआईज की होल्डिंग बढ़ी रहेगी और बनी रहेगी ना, तो डीआईज तो ऑलरेडी हर महीने आ ही रहे हैं, एफआईज कभी कभार आते हैं। तो ये अच्छा साइन हुआ कि कल मार्केट के अंदर करेक्शन हो गया। इससे एक चीज अजय और ठीक हुई है, वो है पीसीआर, पुट कॉल रेशो, दोनों एक के नीचे चले गए। तो आपको वापस से एक मौका देंगे कि एक पुल बैक आपको जरूर मिलेगा मार्केट के अंदर। तो ये कुछ एक चीजें हैं जिसपे आप ध्यान रख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं स्टॉक भी बता ही देता हूँ। क्या डिम्पी आज? तो आज वैसे एक ही शेयर हमने निकाला आज, क्योंकि हमको लग रहा है कि मार्केट को थोड़ा सेटल होने के लिए समय चाहिए। 1-2 दिन दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसमें आप LTI माइंडट्री पे ध्यान रख सकते हैं। ये टिपिकली मिड कैप IT कंपनीज हैं। IT पे हालांकि ट्रस्ट होना चाहिए, IT उस हिसाब से फ्लो नहीं कर रहा, बट मिड कैप IT आपको ज़्यादा निराश नहीं करता। इसका चार्ट जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर कुछ ज़्यादा नुकसान भी नहीं बन रहा, और ये स्ट्रॉन्ग एक कन्विक्शन के साथ चल रहा है। इसके पास 200 दिनों 50 दिन के एवरेज का सपोर्ट है, सेक्टर की चर्निंग का सपोर्ट है, रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, थोड़ा नीचे आया हुआ है, कंसोलिडेटेड हुआ है, थोड़ा इसका चलना बाकी रह गया है। आप इसको ना इस पूरी सीरीज के लिए रखिए। देखिए कई बार ना कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो सीरीज के हिसाब से बाय किए जाते हैं, एक दिन के हिसाब से नहीं बाय किए जाते। तो आप सीरीज के हिसाब से इसको बाय कीजिए। LTI माइंडट्री आपको अच्छा रिटर्न दे जाने की कैपेसिटी रखता है। अपने वित्तीय सलाहकारों से इसका स्टॉप लॉस टारगेट पता कर लेना। हमारे हिसाब से कम 6,000 के ऊपर जाके ये कटेगा। स्टॉप लॉस एक बार अपने वित्तीय सलाहकारों से आप पता कर लेना। हमारी तरफ से LTI माइंडट्री है एक शेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं और मार्केट की बातचीत, ट्रेडिंग लेवल, स्टॉक्स टू वॉच, अपने पैनलिस्ट को भी जोड़ते हैं। राहुल घोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ में जतिन गेडिया भी हैं शेर खान से। जेंटलमैन गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका। राहुल नमस्ते, बताइए साहब, निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या लेवल्स नजर आ रहे हैं? कल तो एक मामूली सा शेकआउट जिसे कहते हैं डिम्पी, वो दिखाई दिया। आज के लिए किस लेवल्स पे री एंट्री? नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि मामूली सा शेकआउट है। हालांकि बाइंग लेवल जो है करंट मार्केट प्राइस पे नहीं है। 2900 पे जो इंडेक्स बंद हुआ कल, वहां पे बाइंग लेवल नहीं है। बाइंग लेवल जो है वो है 2800 से लेके 2700 तक। ये 100 पॉइंट की रेंज पे हम लोग बाय कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी करंटली एक नो ट्रेड जोन में है, तो बैंक निफ्टी को फिलहाल टच नहीं करना चाहिए। एक और 600 पॉइंट के ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश हो जाता है, तब तक बैंक निफ्टी क्लियरली एक नो ट्रेड जोन में होगा। बायस ऑफ निफ्टी कंटिन्यूज टू बी बुलिश, उसमें कोई डाउट नहीं है। डिप्स पे बाई करना है, कंसोलिडेशन हो सकता है तो रिस्क रिवॉर्ड मिलने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, बट क्लियर बायस अपसाइड होने के कारण से बाइंग ऑन डिप्स कंटिन्यूज टू बी द स्ट्रेटजी। जतिन गेडिया, क्या ट्रेडिंग आइडियाज डिस्कस करेंगे आज हमारे व्यूअर्स के लिए? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेर खान रिसर्च टीम का व्यू है कि कहीं ना कहीं बाजार साइडवेज रह सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ऊपर की तरफ जारी रहेगा। इसके लिए हम 2 ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस लेके आए हैं। जो पहला रिकमेंडेशन है वो टाटा कम्युनिकेशंस पे होगा। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि 1-2 दिनों का एक कंसोलिडेशन के बाद ये कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक ब्रेकआउट देखने मिला है। तो हमें लगता है कि जो ब्रेकआउट कल के ट्रेडिंग सेशन में आया उसका पॉजिटिव मोमेंटम आज भी जारी रहेगा। तो टाटा कम्युनिकेशंस बाय रहेगा। स्टॉप लॉस हम 1710 के रखेंगे और टारगेट ऊपर में हमारे 1800 पे रहेंगे।
जो दूसरा रिकमेंडेशन रहेगा वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में रहेगा। तो डेली चार्ट्स के ऊपर हमने देखा है कि एक 5 वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है। फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट हुआ है, आर्ली चार्ट्स पे हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन स्टार्ट हो गए, जो संकेत करता है कि एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है। तो हमें लगता है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हम बाय करके चलना चाहेंगे। हमारा स्टॉप लॉस 540 का होगा और ऊपर में टारगेट हमारे 595 के होंगे। ठीक है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गया और आपका टाटा कम्युनिकेशन हो गया। टाटा कम्युनिकेशन आपकी काफ़ी अच्छी कॉल है। एक्चुअली हम भी अगर एलटीआई माइंड ट्री नहीं देते ना तो टाटा कॉम ही देते, बट थोड़ा चला हुआ था इसलिए हम अपनी कन्विक्शन नहीं 100% बना पाए, लेकिन आपने दिया सर, अच्छी बात है। मैंने भी इसके चार्ट देखे हुए हैं, अच्छा शेयर है, बढ़िया चल सकता है अभी भी, और 1800 प्लस तक के भी आप टारगेट इसमें लेके जा सकते हो। सर ने 1800 दिए हैं, 1710 का एक स्टॉप लॉस है। और दूसरा आईसीआईसीआई प्रू। राहुल जी, आपके ट्रेड कौन से हैं? तो पहला है HDFC लाइफ, करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 670 और टारगेट होगा 747। कल भी बेहतरीन मूव देखने को मिला था इस स्टॉक में, और अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी आता है तो एक डिमांड जोन है HDFC लाइफ में, इसीलिए लॉन्ग साइड की तरफ कॉल है। दूसरा JSW स्टील, जिसका ब्रेकआउट अभी हाल ही में हुआ था, तो JSW लॉन्ग कर सकते हैं। थोड़ा कंडीशनल लॉन्ग है, 863 के ऊपर बाय कर सकते हैं। 833 स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा 897 फॉर JSW स्टील। तो दोनों लॉन्ग, HDFC लाइफ और JSW स्टील। ठीक है, जीएसडब्ल्यू स्टील आपका काफ़ी बेहतरीन शेयर है, लेकिन एचडीएफसी उससे भी बेहतर है। एचडीएफसी लाइफ ने कल बकायदा डेज हाई पे बंद किया, जबकि बाजार टूट रहा था। ये बिल्कुल रिवर्स चल रहा था। अगर आप इसका कल का चार्ट देखेंगे ना, तो जैसे से बाजार नीचे गया ये वैसे वैसे ऊपर आया और बकायदा डेज हाइस 5% ऊपर जाके बंद हुआ। और इसका एक और भी है, एचडीएफसी एएमसी भी अगर आप देखेंगे ना तो वो भी बहुत ही अच्छे बंद हुआ। ये देखिए एचडीएफसी लाइफ, बाजार ने 12 बजे के बाद नीचे आना शुरू किया, इसने 12 बजे के बाद ही एक्चुअली चलना शुरू किया। और एक कल एचडीएफसी एएमसी भी कल ठीक बंद हुआ है। तो सर की लिस्ट में एचडीएफसी लाइफ है, लेवल्स नोट कीजिएगा। जेएसडब्ल्यू स्टील ऑलरेडी मेटल का एक सबसे स्ट्रॉन्ग शेयर्स में से एक है, इस शेयर को भी आप ध्यान रख सकते हैं। जतिन और राहुल के ट्रेडिंग कॉल्स हो गए, अब जरा खबरों वाले शेयर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। आशीषा मेरे साथ जुड़ रही है, वो आपको बताएंगे आज के स्टॉक्स इन न्यूज़। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के स्टॉक्स इन न्यूज़। जी हाँ, सबसे पहले एक्सिस बैंक की बात करते हैं। तो आज बड़ी ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड है। बेन कैपिटल करीब 1% स्टेक बेचना चाहता है। 3,800 करोड़ की ये टोटल डील साइज हो सकती है और कल के मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो 2% के डिस्काउंट पे ये डील हो सकती है। तो बड़ी ब्लॉक डील, जिसके चलते एक्सिस बैंक में आज एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा KIOCL की बात करते हैं तो कंपनी का एक प्लांट है मैंगलोर में, जहां कंपनी ने टेम्पररी ऑपरेशंस सस्पेंड कर दिए हैं। उनका मानना है कि रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। आयरन और जो रिक्वायर्ड होता है पैलेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसकी अनअवेलेबिलिटी के चलते ऑपरेशंस टेम्पररी सस्पेंड किए गए हैं। तो इसमें भी नेगेटिव एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ऑल कार्गो गति की बात करते हैं तो कंपनी ने ऑपरेशनल डेटा दिया है नवंबर के महीने का। टोटल वॉल्यूम्स की बात करें तो करीब 99 KT के आसपास थे। मंथ ऑन मंथ बेसिस पर डिक्लाइन था 12% पर, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 4% का ग्रोथ देखने को मिला। मैनेजमेंट का मानना है कि ये नतीजे काफ़ी अच्छे हैं। स्ट्रॉन्ग बेस था लास्ट ईयर, उसके बावजूद कंपनी ने 4% का ग्रोथ दिखाया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। लॉरस लैब्स की बात करते हैं तो कंपनी की एक सब्सिडरी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है आंध्र प्रदेश में। वहाँ US FDA ने इंस्पेक्शन किया और US FDA ने फॉर्म 483 इश्यू किया है 5 ऑब्जर्वेशंस के साथ। नेगेटिव न्यूज़ फ्लो लॉरस लैब्स में भी अपनी नज़र रखे। इसके अलावा इंडियन बैंक की बात करते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी 4,500 करोड़ का QIP करेगा। QIP ऑलरेडी खुल चुका है और अब रिपोर्ट्स का कहना है कि 4,500 करोड़ का ये फंड रेज होगा QIP के द्वारा। इसके अलावा ओरिएंट ग्रीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी 15 दिसंबर को, जहां फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर किए जाएंगे। तो इसमें भी एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा प्राइमरी मार्केट में पिछले कुछ महीनों से एक्शन है। आज 2 नए IPOs खुलेंगे। डोम्स इंडस्ट्रीज और इंडिया शेल्टर फाइनेंस का IPO आज खुलेगा, 3 दिन तक खुला रहेगा। 15 दिसंबर लास्ट डे होगा IPO में सब्सक्राइब करने के लिए। तो प्राइमरी मार्केट में काफ़ी एक्शन देखने को मिलेगा। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये सारी चीज़ आपने कंपाइल करके सुबह सुबह लेके आए। तो एक खबरों वाले शेयर्स आपने नोटिस कर लीजिएगा। अब एक और काम करते हैं, लगे हाथ हम जरा रिपोर्ट्स का भी पता कर लेते हैं। गौरव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो आपको बताएंगे ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स के बारे में। गौरव बताएं आप, गुड मॉर्निंग।
जी, तो ब्रोकरेज नोट के बेसिस पे हमारे पास कुछ अपडेट्स है इंडस्ट्री को लेके एंड पहला अपडेट है इंडिया इकोनॉमिक्स को लेके। सो सीपीआई का जो डेटा है वो कल आ चुका है और उस हिसाब से सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो 5.6% से बढ़ा है वाई बेसिस पे नवंबर के मंथ में। बट अगर हम कोर सीपीआई की बात करें तो वो सिर्फ 4.1% से बढ़ा है, जो कहीं पे मॉडरेशन इन ग्रोथ दिखा था। तो इसका कारण जो है जिसकी वजह से सीपीआई बढ़ा है, उसका कारण जो है वो है फूड इन्फ्लेशन जो 8.7% पे रहा है मंथ ऑफ नवंबर में। एंड कोर इन्फ्लेशन जो है वो एक्चुअली 44 मंथ्स लो पे हमें दिखा गया। आगे जाके मॉर्गन स्टैनली ऐसे मानता है कि कोर सीपीआई जो है वो 6% के ऊपर ही रहेगा दिसंबर के लिए। एंड वो ऐसे भी मानते हैं कि कहीं पे हमें शैलो रेट कट्स दिखे जाएंगे 50 बेसिस के रेंज में जून 2024 के मंथ में। उसके आगे वी हैव मॉर्गन स्टैनली जो इंश्योरेंस डेटा के ऊपर भी उनकी राय मानते हैं। तो उनके हिसाब से इंश्योरेंस डेटा में सम शॉर्ट डेटा जो था वो नवंबर के मंथ के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। पर इंडिविजुअल एपी जो है उसमें कहीं पे वीक ग्रोथ दिखी थी हमें इंश्योरेंस में मंथ ऑफ नवंबर में। उसके अलावा मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से इंडिविजुअल न्यू सम अश्योर्ड ये जो है उस सेगमेंट में एचडीएफसी लाइफ एंड आईसीआईसीआई प्रू ये दो कंपनीज है जिसपे काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखी है, जहाँ पे एसबीआई लाइफ की जो ग्रोथ थी वो कहीं पे हमें फ्लैट दिखी गई थी। एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रू के इस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के चलते हुए मॉर्गन स्टैनली ये मानता है कि स्ट्रॉन्ग क्रेडिट प्रोटेक्शन बिजनेस कहीं पे देखा जाएगा ये दो कंपनीज़ में। अगर हम स्टॉक के मूवमेंट की बात करें तो एचडीएफसी लाइफ ने ऑलरेडी 14% का अपसाइड दे चुका है और आईसीआईसीआई प्रू जो है वो हमें 5% का अपसाइड पिछले मंथ में ही दे चुका है। इसके अलावा हमारे पास है अपडेट्स फार्मा इंडस्ट्री से, जहाँ पे जेफरीज़ ने 20 से ज़्यादा कंपनीज से बात की और उसके बेसिस पे जेफरीज़ ऐसे मानता है कि ये जो प्राइस एनवायरनमेंट है यूएस के जेनरिक मार्केट्स में वो कहीं पे हेल्दी रहेगा आगे चलते हुए भी। और इंडियन फार्मा मार्केट जो है वो 8 से 12% के रेंज में ग्रो करने की आशंका है। उसके अलावा रॉ मटेरियल प्राइसेस है जो वो भी जेफरीज मानता है कि कहीं पे हेल्दी रहेंगे। हॉस्पिटल सेगमेंट जो है वो कहीं पे एक्साइटेड रहेगा अपने बेड एक्सपांशन के प्लान्स को लेके और रेगुलेटरी रिस्क जो है वो जेफरीज को कहीं पे कम नज़र आती हुई दिखती है। उसके अलावा आगे जाके जेफरीज के हिसाब से मेदांता, जेबी फार्मा, जाइडस एंड लुपिन ये कोई कंपनीज है जहाँ पे FY25 के अर्निंग्स में हमें कुछ अपसाइड दिख सकता है और कहीं पे डाउनसाइड दिख सकता है हमें सिप्ला और के लिए। आगे जाके हम इसी कंपनीज पे अपनी नज़र बनाए रखेंगे। एक्सेलेंट, बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी बातचीत करने के लिए। ये जो लास्ट ब्रोकरेज रिपोर्ट है ये मैं डिस्कस करना चाहूँगा। लेके आइए वापस जेफरीज ऑन फार्मा। जेफरीज जो है उसने 20 कंपनीज के साथ बातचीत की है और ये बात निकल के आ रही है कि जो प्राइसिंग इन्वायरमेंट है जिसके बारे में यूएस प्राइसिंग इन्वायरमेंट जिसके बारे में बार बार अक्सर चर्चा होती है वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनफैक्ट हेल्दी होने वाला है। और आपको याद होगा कल ही हमने देखा है डॉक्टर रेड्डी थी जोरदार पिटाई हुई थी क्योंकि उनके एक बड़ा प्लांट के ऊपर संदेह आ गया बाजार को। वो अच्छा रिबाउंड हुआ, कल 1-1.5% ऊपर बंद हुआ है। इन्होंने मेदांता, जेबी फार्मा, लुपिन कई सारे 20 कंपनियों से बात की है तो लगभग उन्होंने पूरा सेक्टर तो कवर कर ही लिया है। राहुल, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कौन से स्टॉक के ऊपर आप फार्मा स्पेस में सबसे ज्यादा बुलिश होंगे चार्ट के हिसाब से? क्या डीआरएल लेना चाहिए, क्या औरोबिंदो फार्मा लेंगे या कोई और? तो औरोबिंदो या सन फार्मा या कैडिला की अगर आप बात करें ना, जो अभी कल का मूव आया है जो बड़ा सा एक रेड कैंडल देख रहे हैं सन फार्मा में स्पेसिफिकली, वो बहुत हेल्दी नहीं है। अगर एक प्रेफर्ड पिक की आप बात करना चाहें तो औरो फार्मा एंटर कर सकते हैं, बट ओनली अराउंड 930-940 हजार रुपए के आसपास चल रहा है अभी फिलहाल। कोई भी फार्मा स्टॉक को एंटर नहीं करेंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का संभावना है। सारे स्टॉक्स में स्ट्रक्चर यही कह रहा है। ठीक है, डिक्लाइन के ऊपर आप ऑनो फार्मा देखिए। फेयर पॉइंट, बात में दम है। डिक्लाइन की बात करें और फार्मा की बात चली रही है तो जतिन गेडिया, मैनकाइंड फार्मा में क्रिस कैपिटल ने 6000 करोड़ का माल बेचा, एब्जॉर्ब हुआ कुछ हद तक, स्टॉक ऑफ लोज बंद हुआ लेकिन बहुत बड़ी रिकवरी नहीं आई क्योंकि सप्लाई बाजार के अंदर अभी अभी आई है। किस लेवल से आप मैनकाइंड में एंटर करेंगे दोबारा या आप अवॉइड करेंगे इसको? नहीं, अगर जो मैनकाइंड फार्मा की बात करूं तो डेफिनेटली जो ट्रेंड है, इसका अंडरलाइंग ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। मेरे को लगता है सपोर्ट है अराउंड 1790 से लेके 1780, ये जोन में आई थिंक 20 वीक मूविंग एवरेज है। तो मेरे को लगता है कि सपोर्ट पे अगर जो आए तो वहां पे एंटर करना चाहिए। लेकिन
ये स्टॉक में कल के ट्रेडिंग सेशन में जो कैंडल बना है बहुत ही वाइल्ड कैंडल बना है। 2040 का हाई था और 1820 के आसपास का लो था, तो बहुत ही वाइड रेंज कैंडल है। इसके लिए मेरे को लगता है कि थोड़ा समय देना चाहिए इसको सेटल होने के लिए, स्ट्रक्चर थोड़ा एक बिल्ड होने देना चाहिए और फिर ही हमें अराउंड सपोर्ट लेवल्स जो अगर जो मिले 1790 के आसपास, तो हमें एंटर करना चाहिए इसमें। ठीक है। ये बात कल काफ़ी हद तक चार्ट पे भी दिख रही थी, जिस दिन आपको बता रहे हैं कि थोड़ा सेटल होने के लिए समय चाहिए। अगर एक गिरावट बढ़नी था और भी बढ़ सकती थी। कल तो मार्केट का मौका भी था जब ब्लॉक लग रहे थे, तो ब्लॉक के बाद एक जो झटका लगा ना, बस पूरा फिर वो लीनियर में चला गया, एक जैसे सीधा सीधी लाइन जैसी में निकल गया। तो इसलिए मैनकाइंड फार्मा को थोड़ा समय दीजिए, उसके बाद इसके बारे में एक राय बनाई जाएगी। थोड़ा नया शेयर भी है, इसलिए चार्ट्स पूरी तरह से हिस्ट्री भी नहीं बता पाएंगे। आयुष मेहता भी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पार्थिव शाह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उन दोनों का स्वागत करते हैं एक बार। आयुष बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज समय निकाला। पार्थिव आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज समय निकाला। आयुष पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ, पहले अपनी जरा ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि कल के दिन में हमने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखी, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जिसमें इन्होंने अपने आप को होल्ड करके रखा और फिर भी पॉजिटिव टेरिटरी में ही बंद हुए। तो मेरे वो सिलेक्शन रहेंगे स्टॉक में। मेरे यहाँ से 2 बाय कॉल होंगे। फर्स्ट बाय कॉल होगा मेरा आरसीएफ पे। आरसीएफ की अगर हम बात करें तो इसके डेली चार्ट में बहुत अच्छा फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हम देख चुके हैं, प्लस एक वीकली चार्ट में कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन है, प्लस एक क्लस्टर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कल के सेशन में दिया है और उसके ऊपर ही स्टॉक ने क्लोजिंग रखी है। तो मुझे लगता है आरसीएफ को यहाँ से बाय करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 175। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो 150 का होगा। सेकंड स्टॉक होगा मेरा केमिकल स्पेस अनुपम रसायन। अनुपम रसायन की अगर हम बात करें तो इसमें भी एक फ्लैग पैटर्न का जो फॉर्मेशन है और उसका जो बॉटम है एक 200 ईएमए का एवरेज के आसपास था और उसने होल्ड करके रखा है। एक पॉजिटिव एवरेज का क्रॉसओवर है और आरएसआई का भी पॉजिटिव क्रॉसओवर है, प्लस एक हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन है स्टॉक। तो अनुपम रसायन को यहाँ से बाय करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 1125। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस होगा 1025 साथ स्टूडियोज में। और दूसरा अनुपम रसायन, दोनों केमिकल से जुड़े हुए हैं। आरसीएफ तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आरसीएफ को लेकर तो न्यूज़ भी चल रही है मार्केट के अंदर कि शायद कुछ ग्रांट वगैरह आ जाए और ये आरसीएफ चंबल दोनों एक नए लेवल पे पहुंच जाए। कल बकायदा डेज हाई पे ये दोनों ही शेयर्स बंद भी हुए थे। खैर, आज बुधवार है यानी कि शुद्धवार है, आज काफ़ी शुद्ध दिन है और इस बीच हमारे साथ काफ़ी दिनों बाद कुणाल बोथरा हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं। कुणाल जी नमस्ते सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला आज हमारे लिए भी। सर आपकी जरा ट्रेडिंग कॉल से करते हैं शुरुआत। धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए। तो मार्केट में रणनीति जो मेरे अनुमान से रखनी चाहिए वो है कि मोमेंटम स्टॉक्स को ना पिक करके, बिकॉज मार्केट में मोमेंटम स्टॉल होते जा रहा है। तो आई थिंक कॉन्ट्रा या जो स्टॉक्स अपने सपोर्ट्स पे आ गए हैं, मैं उन स्टॉक्स को पिक करना चाहूँगा। तो उस लिहाज से मैं 2 स्टॉक सिलेक्ट करूँगा। पहला रहेगा बजाज फाइनेंस पे, जो स्टॉक लास्ट 1 वीक में करीबन 250 पॉइंट के आसपास करेक्ट कर चुका है। 7250 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बना चुका है स्टॉक। तो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रा बाय करूँगा, बजाज फाइनेंस में सजेस्ट करूँगा। टारगेट्स रहेगा 7550 का। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से मोमेंटम एक्सेलरेट हो सकता है स्टॉक में और एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी बनता है एंटर करने के लिए। स्टॉप लॉस 7200 का रख सकते हैं। और सेकंड रहेगा बाय क्लीन साइंस पे, बिकॉज ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट है जो 50% करेक्ट कर चुका था लास्ट आई थिंक 6 से 8 महीनों में। 1300 के आसपास एक अच्छा बेस बनाया है और ऐसा लग रहा है कि स्टॉक अब एक बेस फॉर्मेशन कंप्लीट करके यहाँ से एक टर्न अराउंड मोड पे वापस आ चुका है। तो यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग बाय रहेगा। क्लीन लाइफ पे भी सजेस्ट करूँगा 1550 का टारगेट, स्टॉप लॉस 1400 का। क्लीन साइंस एंड टेक एक्चुअली ये एक केमिकल कंपनी है, बहुत हाई ग्रेड स्पेशलिटी केमिकल कंपनी। इसका लंबा चार्ट दिखाइए आप, मज़ा आ जाएगा। ये अब आज आपने बड़े डिफरेंट फ्लेवर के स्टॉक्स लिए हैं जो अंडर परफॉर्मिंग एनबीएफसीज हैं। मैं उनकी लिस्ट देख ही रहा था, उसमें एक नाम जो बजाज फाइनेंस का भी है, कुछ ज़्यादा ही पिटाई हो गई। जियो आएगा, ये कर देगा, वो कर देगा, रेगुलेटरी आरबीआई की तरफ से ज़्यादा ही पिटाई हो गई। बजाज फाइनेंस टॉप से 8200 वाला 7300 पे मिल रहा है। क्लीन साइंस भी लंबा चार्ट लेके आइए 1 साल का। क्लीन साइंस का तो क्या क्लीन आउट कर दिया काउंटर पूरा, 26 सारे बायर जो है उसमें क्लीन कर दिए हैं। नेगेटिव है पिछले 1 साल में। 2600 का स्टॉक 2600 वाला 1450 से मिल रहा है। 1450 में। और आपको याद है इसका जब आईपीओ आया था, पार्थिव शाह भी हमारे साथ हैं फंडामेंटल्स पे बात करने के लिए, ऐसा लग रहा था कि बस साहब केमिकल में क्लीन साइंस जैसी कोई कंपनी नहीं है। आपको याद है पार्थिव, हर भाव पे क्लीन साइंस लेना चाहते थे लोग। उसके बाद ऑफ कोर्स कई अक्सर आईपीओ के साथ होता है कि जैसे जैसे फेड आउट हुआ मामला वैसे वैसे। खैर एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरेस्टिंग स्टॉक्स कुणाल की तरफ से आते हुए
पार्थिव कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अजय, आपको, आपकी पूरी टीम को और हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स को। क्लीन साइंस पे बहुत अच्छी बात आपने छेड़ी, बिकॉज मुझे याद है कि उस टाइम पे यही चीज समझ नहीं आ रही थी कि 450 करोड़ की टॉप लाइन वाली कंपनी, नो डाउट उस पे पीक मार्जिन्स थे ऑफ अराउंड 45-50%। परफॉर्मेंस केमिकल में बहुत निश उन्होंने कामगिरी की, अच्छी टेक्नोलॉजी से पूरे प्लांट्स बनाए, और 500 करोड़ के टॉप लाइन वाली कंपनी को 7-8 हजार करोड़ का मार्केट कैप उस टाइम पे मार्केट दे रहा था। दैट वाज द फ्रेंजी ऑफ द वर्ल्ड स्पेशलिटी केमिकल और ये सेगमेंट में। और हमने मैनेजमेंट से आईपीओ मीट में ये भी समझा था कि चलो आज का जो वैल्यूएशन है वो करीबन 6 टाइम्स प्राइस टू सेल्स भी रखे तो मतलब कहाँ पे ये सेल्स जाके 2000 करोड़ होंगे। तो तब मैनेजमेंट ने स्माइल करके बताया था कि आपको कहना इजी है कि 2500 करोड़ से 2000 करोड़, अभी तो हम 160 करोड़ का ग्रॉस ब्लॉक ऐड कर रहे हैं, कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, काफी आर&डी में भी स्पेंड होता है, तो द रेवेन्यू स्केल्स अप ग्रेजुअली। उसके बाद हमने यही चीज देखी कि कंटिन्यूअसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो मार्जिन्स थे जो कुछ ज्यादा ही एलिवेटेड थे उस टाइम पे, मे बी बिकॉज चाइना वाज नॉट डंपिंग, तो वो काफी अभी नॉर्मलाइज होके काफी कम हो गए, 50% से ऑलमोस्ट आज की तारीख में 40% हो गए, विच इज स्टिल वेरी वेरी हेल्दी एंड वेरी गुड मार्जिन्स। और आज भी इतने सालों के बाद ऑफ द आईपीओ मार्केट, इसका जो रेवेन्यू है करीबन 820 करोड़ के आसपास पहुंचा है। स्टिल आई फाइंड इट वेरी वेरी एक्सपेंसिव। नो डाउट बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, यहाँ से अगर ज्यादा करेक्शन आता है तो ही इन्वेस्टर इस पर नजर डाले, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर टफ रहेंगे स्पेशलिटी केमिकल के लिए, उसके बाद आई थिंक इन्वेस्टर्स रुचि ले सकते। ठीक है, फेयर पॉइंट। ये तो हो गया क्लीन साइंस से बात। एक स्टॉक नज़र में आया मेरे, करूर विस्या बैंक, KVB। इसके चार्ट लेके आए डायरेक्टर साहब। बस कल 165 के आसपास बंद हुआ ओवरऑल, जहां पे थोड़ी करेक्टिव फेज थी कैप स्मॉल कैप में, लेकिन ये बैंकिंग स्टॉक में साइलेंट मूवर है, 52 वीक हाई पे बैठा हुआ है, बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। और कल हमने देखा कि SBI म्यूचुअल फंड ने इसके अंदर अपना स्टेक बढ़ाया है, करीब 1.5% अब इनका स्टेक हो गया है। आयुष मेहता, KVB के ऊपर क्या व्यू बन रहा है? इस लेवल से बैंकिंग में धीरे धीरे मूव वापस आ रहा है, ये वाला थोड़ा मजबूत काउंटर रहा है। जी, जैसा कि आपने कहा, करूर वैसे बैंक एक अच्छे फॉर्मेशन में है। वीकली चार्ट पे बहुत अच्छा हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन है, इवन मंथली चार्ट में भी सेम फॉर्मेशन हम देख रहे हैं। प्लस ओवरऑल इस स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट काफी टाइम से ब्रेक नहीं किया और उसी को पकड़ के ऊपर की तरफ चल रहा है। इवन अभी लास्ट के 2 दिन में काफी अच्छा वॉल्यूम भी हुआ है स्टॉक में। तो करूर वैसे बैंक को आपको होल्ड करके रखना चाहिए जिनके पास भी है, और अगर जिनके पास नहीं है तो उनको डेफिनेटली यहाँ से फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। इसमें जो फर्स्ट शॉर्ट टर्म टारगेट बन के आएगा वो 175 का आएगा, फॉलोड बाय 200। इसमें जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 155 का होगा। 155 के लेवल्स पे एक सपोर्ट लेवल है, वहां से हमें लगता है और इसको किया जा सकता है, करना चाहिए। अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है लॉरस लैब्स में कुछ US FDA का झटका लगा है। अब देखना ये है कि ये झटके से कितना ज़्यादा गिरता है, क्योंकि ये परफॉर्म ही नहीं किया है। फॉर्म 483 आया है, 5 ऑब्जर्वेशन हैं, पता नहीं कितने इंटेंसिटी है। आप देखते हैं इस स्टॉक को क्लोजली पार्थिव, बट बहुत अंडर परफॉर्म किया है ऑलरेडी इसने। यस, आई थिंक हुआ ये है कि देखो मैनेजमेंट आई थिंक बहुत अच्छा है, लैब्स और जो प्लांट्स उन्होंने बनाए CDMO के लिए, आई थिंक स्टेट ऑफ आर्ट वर्ल्ड क्लास प्लांट्स है। काफी फ्रंट एंडेड कैपेक्स कंपनी ने किया, उसके बाद हमने ये देखा कि पूरा CDMO का डिमांड जो है वो क्रैश हो गया, तो प्लांट की यूटिलाइजेशन लेवल्स इतने कम हो गए कि मार्जिन्स कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। मैनेजमेंट ने काफी बुलिश टोन दिया था स्टार्टिंग में, नॉट ऐसा नहीं कह रहा कि उनका इंटेंशन कुछ गलत था, लेकिन आई थिंक इतना बुलिश टोन दिया था, उसके बाद 3-4 क्वार्टर कंटिन्यूसली आई थिंक मार्केट्स को निराश किया, तो ये चीज मार्केट को पसंद नहीं आती। Only that, I think this was the last company जहाँ पे one was expecting कि उनके कोई भी प्लांट में US FDA के इंस्पेक्शन में कोई भी इशू आए, छोटे से छोटे 483 में 5 ऑब्जर्वेशंस जो आए हैं, that is not something जो मार्केट को पसंद आएगा। यहाँ से थोड़ा डी रेटिंग पॉसिबल है, नो डाउट। मुझे लग रहा है कि ये साइकिल टर्न अराउंड होगी। हमने पिरामल फार्मा में भी देखा कि मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी थी कि कुछ टाइम के लिए पूरा CDMO का कैपेक्स बंद था, क्लाइंट स्पेंड नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी स्पेंडिंग रिवाइव हुई है। तो आई थिंक 1-2 क्वार्टर टफ हो सकते हैं लॉरस लैब्स के लिए, लेकिन आज की तारीख में अगर कोई भी यहाँ से गिरावट आती है तो मुझे लग रहा है एक अच्छा स्टॉक है यहाँ से 3 साल के आउटलुक के लिए। ठीक है, डन। अच्छा स्टॉक है, थोड़ा लंबा रखना होगा इसको आपको बस। एक्सिस बैंक पे आज एक ब्लॉक लग सकता है, करीब 1% इक्विटी का सौदा होगा और ये 2% डिस्काउंट पर होगा। और जो फ्लोर प्राइस रखा गया है उसका 1109 और कल बंद हुआ है शेयर 1130 के आसपास। ठीक है, तो ये आपको जानकारी स्क्रीन पर आ रही है। मेरे को राहुल आपसे ये पता करना है, एथिकली देखा जाए तो 2% तो एडजस्ट मिलेगा ये, तो ये 1100 के ऊपर भी बना रहता है तो ये ब्लॉक लगने के बाद
जिनके पास भी पोजीशंस पड़ी हुई हैं, क्या वो अपनी पोजीशंस को होल्ड ही करें ना, क्योंकि ब्लॉक तो सिर्फ एक हिस्सा है जो लगेगा और निकल जाएगा। शेयर का मोमेंटम, शेयर की स्ट्रेंथ अपने आप में विजिबल है, वो अलग दिख रही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर ब्लॉक के वजह से थोड़ा आपको डाउनवर्ड मूव भी मिलता है, शेयर को होल्ड कर देना चाहिए। एक स्टॉप लॉस दे सकता हूँ इस केस में, जो इजी रहेगा दर्शकों को होल्ड करने के लिए, 1081 पे। तो 1081 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और ऊपर की साइड में दे कैन कंटिन्यू टू होल्ड। 1081 पे आप एक बार स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा जिनके पास पुरानी पोजीशंस हैं, और कई बार ना अपॉर्चुनिटी ब्लॉक के हिस्से में भी आ जाती है। मान लीजिए एक्सिस बैंक आपको लग रहा है मैं 2-4 दिन से लेना चाहता हूँ, लेकिन ब्लॉक लग रहा है, हो सकता है नीचे आ जाए। अगर ये नीचे, हालांकि 2% डिस्काउंट मेरे को लगता भी नहीं बहुत ज़्यादा टूटेगा ये, चलो फिर भी टूट भी गया तो के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है नए लोगों के लिए, क्योंकि स्ट्रेंथ अच्छी है इस शेयर के अंदर। दूसरा एक शेयर है अल कार्गो गति। एक बार ज़रा उससे रिगार्डिंग भी एक खबर आई हुई है। खबर उसमें यह है कि उसका जो वॉल्यूम है, एक्चुअली गति और अल कार्गो पहले अलग अलग कंपनियां हुआ करती थी, दोनों खत्म एक साथ हो गई, तो अल कार्गो गति के हिसाब से आपको दिखेगा वो शेयर। इसका मंथली अपडेट आया, वो ये कह रहे हैं कि जी डिस्काउंट डाउन हुआ है 12% हमारा टोटल वॉल्यूम मंथ ऑन मंथ, लेकिन हमारा YOY 4% बढ़ा है। और उनका ये भी मानना है कि जो बेस ईयर था वो ज़्यादा होने की वजह से ये आपको मंथ में इस हिसाब से डाउन दिख रहा है। तो एक बार मैं इसको ज़रा समझना चाहता हूँ चार्ट पे। ये बात ठीक है, वो अपने नंबर रखेंगे, कल शेयर ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया। एक बार जतिन आप इसको चेक करेंगे, अल कार्गो गति लिमिटेड। देखिए अल कार्गो की अगर जो मैं बात करूँ तो स्टॉक कंटिन्यूअसली अंडर परफॉर्म कर रहा है। मेरे को लगता है कि लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन अभी भी जारी है ये स्टॉक में। 200 डे मूविंग एवरेज जो अराउंड 280 के आसपास है, उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। तो मेरे को लगता है कि इसमें हमें एक ब्रेकआउट या तो कंडीशनल बाय में देना चाहूंगा, लेकिन वो 285 290 के ऊपर सस्टेन होगा तो ही मैं इसमें बाय करने की सलाह दूंगा। नहीं तो ये अराउंड 260 तक 260 255 तक नीचे में स्लिप हो सकता है। इसके लिए स्ट्रक्चर इतना कुछ कन्विंसिंग नहीं है। मेरे को लगता है कि 285 के ऊपर सस्टेन होएगा तो इसमें पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। इसके अंदर पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। एक स्टॉक लेके आइए डाबर। कल हमने आपको ढेर सारे कंज्यूमर स्टॉक्स के मैनेजमेंट्स की बातचीत सुनाई थी। डाबर 550 के आसपास आ गया है, और इसको भी एक तरफ तो अर्ली ग्रीन शूट्स रूरल साइड में दिख रही हैं, जिसकी एब्सेंस में, जिसकी ना होने की वजह से अभी डाबर को बहुत पिटाई हुई, बहुत अंडर परफॉर्मेंस है। लेकिन क्रूड के नीचे आने का भी फायदा होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट। क्या इस तरह के बाजार में जहाँ थोड़ा डिफेंसिव स्टांस भी ले रहे हैं कुछ लोग, पार्थिव आप डाबर को देखना शुरू करेंगे या अभी टाइम है, जल्दबाजी ना करें? नहीं, आई थिंक दिस वुड बी अ गुड टाइम कि डाबर जैसी कंपनीज को इन्वेस्टर्स रडार पे ले। अंडर परफॉर्मर रहा है, वन ऑफ द की रीजंस। हम जानते हैं कि डाबर के टोटल 14 प्लांट्स है, और उसमें से हम देखते हैं कि जो रेवेन्यू मिक्स है 75% डोमेस्टिक बिजनेस से आता है, 25% इंटरनेशनल। और डोमेस्टिक में भी जिस तरह का उनका आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट है, तो वो रूरल सेंट्रिक ज्यादा डिपेंडेंसी रहती है। तो हमने देखा है कि रूरल में काफी वीकनेस थी। अभी काफी मैनेजमेंट ये बता रहे हैं कि रूरल में से ग्रीन शूट्स बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट कि टू व्हीलर के यहाँ पे हम सेल्स जो देख रहे हैं वो इंप्रूविंग ट्रेजेक्ट्री। और जिस तरह से हमने देखा कि टू व्हीलर स्टॉक्स भी थैंक्स टू द फैक्ट कि रूरल इकोनॉमी के डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री की वजह से बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म थे, अभी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है सिमिलर ट्रेंड कैन हैपन विद एफएमसीजी कंपनीज, जहाँ पे रूरल प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। तो आई थिंक डाबर के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है, जहाँ पे 100 करोड़ प्लस का उनका सेल्स है, मार्केट में कमांड काफी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लग रहा है कि डाबर जैसी कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए से यहाँ पे डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लग रही है। फैक्ट द रीज़न मैं लेके आया स्टॉक कि डाबर में मीरे एसेट जो है, मीरे AMC, उसने माल लेना शुरू कर दिया है और पोजीशन बढ़ाई जा रही है। अब हम कंज्यूमर की बात कर ही रहे हैं तो ITC पे कैसे बात ना हो। कल आपको पता होगा कि ITC ने एक बड़ी एनालिस्ट मीट की थी 11 बजे सुबह, और एनालिस्ट मीट में 3-4 बड़ी बातें निकल के आई हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो एनालिस्ट मीट में ITC ने ये कहा कि अभी भी चैलेंजेस हैं रूरल साइड पे, लेकिन जो अर्बन एरियाज हैं, शहरी डिमांड है, वो काफ़ी मजबूत है, और इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है काफ़ी अच्छी तरह से डिवाइडेड है। पहली बात। दूसरी बात ये, इन्होंने मार्जिन एक्सपेंशन की बात की है। ITC ने बताया है कि अगले कुछ महीनों में, क्वार्टर्स में करीब 0.5% मार्जिन बढ़ सकता है।
Q3 में भी उन्होंने कहा है कि थोड़ी सी रूरल डिमांड वीक रहेगी, और उन्होंने ये भी बोला है कि जो प्रीमियम सेगमेंट है उनके FMCG बिजनेस के, बहुत बड़ा सेगमेंट हो गया है, वो बहुत अच्छा कर रहा है। और फाइनली उन्होंने ये बोला कि बायआउट्स के लिए रेडी है। जी हाँ, इनका IT बिजनेस, FMCG बिजनेस, काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं। इन्होंने ये बताया कि ये अगर उचित दामों पे, वैल्यूएशन पे मिलेंगे तो बायआउट्स भी कर सकते हैं। 8 से 10% मार्जिन ग्रोथ की बात ITC ने की है। राहुल घोष, ITC में एक राउंड हो चुका है, 180 वाला 450 फिर टॉप आउट किया। क्या ये दूसरे राउंड की शुरुआत इसमें हो सकती है इस भाव से? बिल्कुल सही। एक्चुअली हमारे फंड्स में भी हम ITC रेकमेंड किए, तो एज अ डिस्क्लोजर मैं बताना चाहूंगा, तो जो करेक्शन हो रहा है, दैट करेक्शन कैन ब्रिंग ITC 445 440 के आसपास, जहां पे एक बेहतरीन बाय लेवल बन जाता है। स्टॉप लॉस इसका रखिए 430 पे और लॉन्ग साइड की तरफ खेलिए। एक इंटरेस्टिंग बात कहना चाहूंगा, ITC जो ऊपर के मूव्स हो रहे हैं वो अच्छे वॉल्यूम्स में हो रहे हैं, और जो नीचे के मूव्स हो रहे हैं वो उतने बेहतरीन वॉल्यूम्स में नहीं हो रहे हैं, इसीलिए अपवर्ड बायस अभी भी जारी रखना चाहिए हमें। ठीक है। मैं और शेयर लूँ इससे पहले एक बता दूं, गति के से 2 शेयर हैं। एक तो अलकार्गो लिमिटेड, जिसके बारे में चर्चा और थी, स्क्रीन पर हमने वो दिखाया। एक अलकार्गो गति लिमिटेड भी 138 रुपये का, उसके बारे में हमने चर्चा नहीं की है। हालांकि जो खबर थी वो अलकार्गो गति लिमिटेड के वॉल्यूम के रिगार्डिंग थी। बस यही पॉइंट आपके सामने रखना था। आगे बढ़ते हैं, एक शेयर और ले लेते हैं जरा, विप्रो। इसको भी चेक करवा लेते हैं। विप्रो की खबर भी जरा स्क्रीन पे लेके आई कि उन्होंने करार भी किया है क्लाउड माइग्रेशन के एक सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग। और विप्रो वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर बताया जाता है IT के अंदर, जिसका स्ट्रॉन्ग बेस है। आयुष, एक बार आप चेक करेंगे विप्रो को, इसका स्ट्रॉन्ग बेस है, बस यही इसकी खूबसूरती है। पॉइंटेड आउट, इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, जो हमेशा, अगर कभी भी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी आती है तो 380-85 के लेवल्स हमेशा स्टॉक में बाउंस बैक देखने मिलता है, और वो एक काफी बेस है। और ऊपर में जो स्टॉक में रेजिस्टेंस बन के आता है वो अप्रोक्सीमेटली 450 के लेवल्स के आसपास आता है, तो मुझे लगता है ऊपर में एक बार वापस उसमें और जगह है। 420 एक कंफर्टेबल बाइंग जोन है, एक 420 का एक रेजिस्टेंस है जो स्टॉक ने ब्रेक किया है और क्लोजिंग ऊपर ही रखा है। तो मुझे लगता है विप्रो को जो बाय किया जा सकता है, इसमें जो शॉर्ट टर्म टारगेट बन जाएगा वो 450 का बन जाएगा, और अगर 450 का रेजिस्टेंस बन के आता है तो इसमें एक नई बैंकिंग रैली की स्टार्ट होगी, जो स्टॉक को फर्स्ट टारगेट उसमें 475 से लेकर 500 तक भी लेके जा सकती है। एक शेयर कैश का है, ओरिएंट ग्रीन के नाम से कंपनी होगी। एक बार जरा आप फायर करेंगे। वो है फंड जुटाना चाहते हैं 2 दिन के बाद, आज नहीं 2 दिन के बाद फंड जुटाएंगे वो। ओरिएंट ग्रीन के नाम से होगी कंपनी। 15 तारीख को फंड, यस ये वाली 23 रुपये के आसपास की है। कोई ट्रेड बनता है जतिन, एक बार जिसके चार्ट चेक करोगे आप, कोई ट्रेड बनता है तो बताइए। सॉरी, मेरे को इसका कोड नहीं मिल रहा है। अच्छा, कोड नहीं मिल रहा, तो ठीक है सर, 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, मैं भी कोड देख के आपको दूंगा बाद में। जब तक मैं फिर दूसरा शेयर आपसे पता कर लेता हूँ। कल डेज लो पे बंद हुआ था रिलायंस इंडस्ट्रीज, आज गिफ्ट निफ्टी ठीक है। क्या रिलायंस के अंदर एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जतिन, ये जरा चेक करेंगे आप? देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर जो मैं बात करूँ, थोड़ा एक अंडर परफॉर्म रहा है मार्केट के इस रैली में, उसने पार्टिसिपेट नहीं किया है। मेरे को लगता है 2460 2480 का जो जोन था, वहां से एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिला है। मेरे को लगता है कि नीचे में 2410, जहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज है, वहां पे एक यहाँ से करीबन 15 रुपए का एक नीचे एक सपोर्ट बन रहा है। मेरे को लगता है कि 2410 के लेवल के आसपास आ जाए तो डेफिनेटली इसमें एक बाय की गुंजाइश बनती है, लेकिन सपोर्ट पे आने दीजिए। कल डेज लो पे बंद हुआ है, तो शायद आज थोड़ा और नेगेटिव हो सकता है। 2410 क्रूशियल सपोर्ट है इन द केस ऑफ रिलायंस। ठीक है, ये पूछने के पीछे पता ये करना था कि क्या बाजार के अंदर बड़े शेयर्स का पुल बैक भी आज दिखेगा। तो जतिन ने कहा है कि एक बार रिलायंस पे भी वेट करो। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको गिफ्ट निफ्टी के अंदर पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, आप थोड़ा उसको भी वेट करो। और सुबह अजय ने भी आपसे बात कही थी कि 1 घंटा वेट करो, हम भी ये बात कह रहे हैं कि 1 घंटा वेट करो। असल में क्या हो रहा है, थोड़ा टफ फाइट चल रही है, ये शेक हो रहा है ना, ये 1 डे एपिसोड नहीं है, 2nd एपिसोड भी हो सकता है। तो इसलिए कल भी ऐसे ही हुआ था, कल बाजार ऐसा नहीं नीचे खुला था, कल बाजार ऊपर ही खुला था, ऊपर भी गया, ऊपर से नीचे आया और डेज लो पे जाके बंद किया था। तो ये फिर से गैप वैसा ही ना इस्तेमाल हो जाए कल जैसा। तो इसलिए बड़े शेयर्स में भी थोड़ा रुक जाना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए आधा पौना घंटा। अच्छा, ये जो शेयर का भी कोड नहीं मिल रहा था, उसका कोड है ग्रीन पावर। जतिन अब आपको दिख जाएगा, लगाओ जरा ग्रीन पावर।
ये इसका कोड है, 23 रुपये 58 पैसे आपको दिखेगा, शेयर आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर। ग्रीन पावर, ओरिएंट ग्रीन जरा फायर कर दीजिए आप। मिल गया है 23 रुपीज 55 पैसे का क्लोजिंग था कल के ट्रेडिंग सेशन का। अगर जो मैं इसके डेली चार्ट्स देखूं तो बहुत ही शार्प रनअप के बाद आई थिंक 12 रुपीज के आसपास से 25 रुपीज ऑलरेडी ये स्टॉक चल चुका है, तो ऑलमोस्ट 100% के रिटर्न्स इसमें बन चुके हैं। मेरे को लगता है कि ये अभी कूल ऑफ होना चाहिए। मेरे को लगता है डाइवर्जेंस बन रहा है डेली चार्ट्स के ऊपर, तो मेरे को लगता है कि इसमें थोड़ा एक कंसोलिडेशन हो सकता है, जिसके कारण वो 21 से लेकर 20 के जोन तक ये स्लिप हो सकता है नीचे में, जो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी री एंट्री के लिए। तो मेरे को लगता है कि इसमें बाय ऑन डिप्स की एक स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। जो सपोर्ट जोन बन के आ रहा है वो 20 से लेकर 21 का जोन है। ऊपर में इनिशियली 25 और उसके बाद 28 तक के ये पॉसिबल अपसाइड है, लेकिन बाय ऑन डिप्स डेफिनेटली इसमें करना चाहिए। सोनी पटनायक भी हमारे साथ जुड़ रही हैं बातचीत करने के लिए। सोनी, सबसे पहले ये बताइए कि आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं आज के? जी, मेरा आज एक बैलेंस्ड अप्रोच रहेगा, एक बाइंग की तरफ और एक सेल की तरफ। सो बाय है विप्रो में, सो विप्रो आप बाय कर सकते हैं करंट लेवल पे। अगर आपको 422 तक डिप मिलता है तो उसी लेवल पे भी आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाए 414, टारगेट्स है 450 460। और दूसरा जो सेल आइडिया है वो है ग्लेनमार्क फ्यूचर्स, सेल करने की सजेशन है यहाँ पे। छोटा स्टॉप लॉस 820 फ्यूचर्स के लेवल में और टारगेट है 770। संजीव भसीन साहब भी आ रहे हैं, और कल अगर आपको याद होगा कि संजीव भसीन जी नहीं जुड़ पाए थे तो वो इसलिए था क्योंकि वो नवाबों के शहर लखनऊ में अपने दोस्तों से मिलने, अपने काम के सिलसिले में घूम रहे थे। अभी भी मुझे यकीन है जिस तरह आपने जैकेट पहन रखी है कि आप लखनऊ में ही हैं और किसी शानदार होटल रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वसीम साहब, कैसी चल रही है आपकी लखनऊ की यात्रा? गुड मॉर्निंग अजय जी, आपको डिब्बी। बिल्कुल, लखनऊ तो नवाबों का शहर है सर, और क्या टर्नआउट थी कल। देखिए, दोस्त तो मिलते रहते हैं लेकिन हम तो काम के लिए आए थे। आर्ग्यूबली जो लखनऊ में हमारा सिप है और जो इन्वेस्टमेंट्स है मस्ट बी द हाईएस्ट इन होल ऑफ यूपी। और मैं ये कह सकता हूँ दावे से अजय जी, यहाँ कोई बेचने के मूड में है ही नहीं। ये तो कह रहे हैं और कोई लेने की बात कीजिए, लेने की चेष्टा कीजिए। सो एक्सट्रीमली बुलिश। और आपको पता है जहां नवाबों के शहर होंगे तो खातिरदारी तो सर आंखों पे होगी। सो मिसिंग यू इन लखनऊ, बट सुपर, वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज व्हिच आई गो टू। हाँ, वो हमारा घर है और हम भी बहुत मिस कर रहे हैं। सर्दियों में लखनऊ में और यूपी में होने के मज़े ही अलग होते हैं। खूब कचौड़ियाँ खाइए, खूब मक्खन मलाई खाइए। अभी ये बताइए कि मलाई जो है बाजार निकल गई है, अभी बाकी है? मुझे याद है कि एक रिस्क मैनेजमेंट, एक प्रूडेंट मार्केट बिहेवियर में आप 2-3 दिन से रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ चैनल पे भी कह रहे हैं कि अगर जहाँ बहुत मोटे मुनाफे हो रहे हैं थोड़ा सा लेते रहिए। तो अभी कल भी थोड़ा सा वही शेकआउट थोड़ा सा दिखाई दिया। तो अभी क्या आपका व्यू बन रहा है? बिल्कुल अजय, इट इज नॉट बैड टू टेक मनी ऑफ द टेबल, पर्टिकुलरली अगर आपकी ट्रेडिंग बुक है। थोड़ा सा हल्का होना भी अच्छा है, या अपने आप को हेड्ज करके रखिए अगेंस्ट द इंडिसेस, बिकॉज मार्केट्स हैव रन अप वेरी स्वीटली। लेकिन वो जैसे मैंने आपको कहा, लेफ्ट आउट फीलिंग इतनी ज्यादा है कि कोई मानने को तैयार नहीं है। यही लखनऊ अगर हम 18,000 पे होते तो मायूसी होती, और 21,000 पे तो आपको पता है इट्स बॉर्न होमी, और राइटली सो, बिकॉज इंडिया इज कमिंग ऑफ एज। और आप देख रहे हैं इट इज द रिटेल फ्लोज विच आर ड्राइविंग द मार्केट। तो एफआईएस तो अब लेट एंट्रेंट करते हैं, जनरली वही टॉप बनाते हैं। लेकिन अजय जी, मैं तो अभी भी सजेस्ट करता हूं स्टॉक स्पेसिफिक रहिए और आउट परफॉर्मेंस मिलेगा। आप देखा ही है जो आपको रिकमेंड किए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, स्टॉक्स कैसे आउट परफॉर्म करे हैं। बाय द वे, एसडब्ल्यू सोलर ने कल न्यू हाई बनाया, आपको 300 रुपए से कह रहे हैं, कल 450 बिक गया। अभी भी 700 की बात अगले साल से पहले ही शायद आने की जो है 1 साल में। अब आप कहेंगे तो आपको 2-3 पिक्स आज के लिए देता हूं जो मेरे हिसाब से बहुत ही प्रूडेंट होगी। ओके जी, बताइए। बिल्कुल 450 करवा दिया आपने, 300 वाला इंतजार रहेगा आगे अगले साल तक 700 का। लेकिन नए ट्रेडिंग आइडियाज आज के? तो देखिए, नौकरी कल 5,000 बिक के नीचे आया। हम सोचते हैं नौकरी इज अ नो ब्रेनर। जो मेरी रिसेंट बातचीत हुई उनसे, नौकरी की जो इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स है वो 2,500 करोड़ की है,
और वो 83 स्टार्टअप्स में है, जिसमें से सिर्फ 2 लिस्ट हुई हैं, जोमैटो और पीबी फिनटेक, और वो 2-2.5 की जो पूरी 83 में इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ ये दोनों 25,000 करोड़ की है। आपने राइट सुना, सिर्फ 2 इन्वेस्टमेंट जो लिस्टेड है, जोमैटो और पीबी फिनटेक, और वो 25,000 करोड़, और अभी जो बाकी 83 में से 81 है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लिस्ट होंगी। अब मैं ये नहीं कह रहा सारी ऐसी लिस्ट होंगी, बट नौकरी में आप इनहेरेंट वैल्यू तो देख ही नहीं रहे। एक तो उनका ऑनगोइंग बिजनेस है विच इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, जॉब हायरिंग एंड द सर्च विच दे डू, बट देयर यूनिकॉर्न और देयर प्राइवेट इक्विटी बिजनेस मस्ट बी द बिगेस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एंड और मुझे लगता है नौकरी का भाव 6,500, अभी मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 5250 का, 4675 का स्टॉप लॉस। लेकिन अगर ये शेयर 5200 के ऊपर बंद हो गया तो अजय जी सब कुछ बेच के यही रखना, 6,500 से कम नहीं आएगा। और उसकी वैल्यूएशन कंफर्ट आपको दे दी कि 2 बिजनेसेस जो लिस्टेड उनके हैं वो 25,000 करोड़ के हैं अगेंस्ट टोटल इन्वेस्टमेंट इन 83 कंपनीज ऑफ जस्ट 2.5। दूसरा है मारुति। मैंने 2 दिन पहले मेरी मीटिंग हुई उनके मैनेजमेंट से, दे आर जस्ट माय नेबर्स इन देयर प्लांट, और उन्होंने कहा मसीन साहब जो पहले हमारी प्रॉब्लम थी वो भी थी कि हरियाणा गवर्नमेंट ने एम्बार्गो लगा दिया था और आउटसाइड लेबर, वो अब रिवर्स हो गया है। सो ही सेइंग दैट वी हैव हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ because labor is a key constituent, and they are saying their order book and execution is the highest in the history of the company. तो मैं सोचता हूँ ये जो मारुति में 10,900 से करेक्शन आया है वो लेने की चेष्टा कीजिए। मारुति इज अ ब्लू चिप जो 11,500 और 12,000 का टारगेट आपको देगा इन द नेक्स्ट 3 मंथ। ये दोनों मेरे टॉपिक्स हैं। आपने जी का जिक्र किया, मुझे लगता है जी हैज जस्ट ब्रोकन आउट, और अब की बार जी 400 रुपए जाएगा। Not as a trading play, but as a delivery play, I would say get into Z. You cannot have a better media company with Sony now coming into existence and being 57% shareholder. 400 rupees का target है मेरा in the next 6 to 9 months. कॉल बहुत बढ़िया। ये नौकरी वाला जो एंगल दिया, हालांकि नौकरी जी और मारुति टॉप कॉल्स हैं, लेकिन नौकरी में जो आर्ग्यूमेंट दिया है कि 2 लिस्टेड कंपनीज की वैल्यू 5,000 करोड़ है, पूरा नौकरी 60,000 करोड़ में मिल रहा है, और उनके पास अभी बैंक है और भी इन्वेस्टी कंपनी धीरे धीरे आगे करके लिस्ट होंगी, तो आपके वैल्यूएशन का मार्जिन है और स्टॉक थोड़ा करेक्ट हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब इन सारे स्टॉक्स के बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप एंजॉय करिए सर्दी लखनऊ की और खाना पीना। हम आपसे दोबारा बात करेंगे जब आप लौट आएंगे। एक स्टॉक के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है वो प्री मार्केट में, उसका नाम है PI इंडस्ट्रीज। प्रथमेश सावंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो केमिकल स्पेस को, मिड कैप्स को और PI खास तौर पे क्लोजली ट्रैक करते हैं। और आज हम उनसे इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि प्रथमेश जी शाम भर कल अपने क्लाइंट से बात करते रहे, मैनेजमेंट की कमेंट्री को एनालाइज करते रहे, और देखिए हमारे साथ एक मुस्कुराहट के साथ जुड़ रहे हैं। कल जो है 10% पिटाई हुई, मार्केट आवर के बाद क्लैरिफिकेशन आया कि साहब पिटाई इसलिए हुई थी कि भाई 60% इनकी प्रॉफिटेबिलिटी वाला एक प्रोडक्ट जो है उसमें कुछ चाइनीज प्लेयर भी उतर रहे हैं। उन्होंने अभी अनाउंस किया है $40 मिलियन का नया इन्वेस्टमेंट। कब प्लांट बनेगा, कब प्रोडक्ट आएगा, वो तो बात की बात है। ये कंपनी जो है अपना बहुत सारा डिराइव करती है प्रॉफिट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, लेकिन डेवलप्ड मार्केट स्पेशली जापान जैसे डिफिकल्ट क्लाइंट्स के साथ डील करती आई है। बाजार ने एक बार तो भाव तोड़ा, लेकिन जो क्लैरिफिकेशन आया, जो आप बिजनेस मॉडल एनालाइज करते हैं, इस भाव से 10% नीचे आपको लगता है बहुत मीनिंगफुल डाउनसाइड है इस डर पे, और ये कितना जस्टिफाइड है? प्रथमेश, आप लेंगे इस भाव से? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो भाव टूटा है तो इसके पीछे का वन ऑफ द मेन रीजन वाज कि दिस कंपनी इज अ कंपनी जो थी वो ये एस्टैब्लिश्ड कंपनी थी चाइना में। ये चाइना की 3rd से 5th लार्जेस्ट कंपनी है, तो ये कंपनी में क्रेडिबिलिटी काफी है। बट एट द सेम टाइम ये जो कंपनी PI का पायरोसल्फेन प्रोडक्ट जो है, इसको ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है, जापान के पास इस प्रोडक्ट का पेटेंट है, और इसके जो डेरिवेटिव्स है, मतलब जो इसके साथ क्लब करके जो नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, ये 2032 और 2034 तक पेटेंटेड है। तो एज सच कंपनी पर इस न्यूज का या फिर न्यू एंट्रेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट तो अगले 7-8 साल तक आएगा नहीं। एंड रही बात गिवन कि ये 60% इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है पायरोसल्फेन से आ रहा है, दिस इज इन करंट सिनेरियो, क्योंकि कंपनी जो एग्रोकेम सेक्टर में है तो बाकी सेक्टर में मंदी आई है, तो उसके कारण
जो एग्रोकेम का जो पायरोसल्फेन का प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी बड़ा अभी प्रतीत होता है, बट अभी थोड़े समय बाद जैसे जब आपका बाकी सेगमेंट्स इंप्रूव करने लग जाएंगे, देन पायरोसल्फेन का जो रेवेन्यू रहेगा वो एज अ प्रोपोर्शन कम हो जाएगा एंड इट विल बी लेस रिस्की फॉर अ कंपनी। सो गिवन कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इतने लास्ट 10 सालों से 30% से अपना प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो करने का, एंड कंपनी के अदर इनिशिएटिव्स भी जो है जैसे इट्स इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर, कंपनी एक काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए, एंड वी एट एक्सिस हम इसको हमेशा फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रेकमेंड करेंगे बाय करने के लिए ऐसे डिप्स में। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे एक्सप्लेनेशन के लिए प्रथमेश। मैं एक बार क्विकली समराइज कर दूं। प्रथमेश ने कहा कि इस मैटर का बिजनेस मॉडल पे और प्रॉफिटेबिलिटी नियर टर्म में कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता है। हालांकि कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम पीआई भी अपने रेवेन्यू मिक्स को चेंज कर रही है फार्मा के साइड जाके और दूसरे, ताकि आगे चलते हुए में जब इनका पेटेंट एक्सपायर होगा तब तक इतना बड़ा डिपेंडेंस इस प्रोडक्ट पर रह ही नहीं जाएगा। तो कंपनी कॉन्शियस है इस बात पे, इसलिए ये डिक्लाइन है इसका मौका उठाएं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। क्विक टेक चेक, राहुल घोष, पीआई इंडस्ट्रीज, लेवल्स। फंडामेंटल व्यू हमें अपने व्यूअर्स को दिया अभी, लेकिन लेवल्स का व्यू आपसे। तो कल का जो इस हफ्ते का जो फॉल हुआ है और मेनली कल का जो फॉल हुआ है वो एक अच्छा बाय लेवल को लेके आया है पीआई इंडस्ट्रीज को। करंट प्राइस 3484 के आसपास है, 3435 पे आप बाय कर सकते हैं, हार्डली 1% दूर है। रिपीट 3435 पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 3280 का रखिए, और इतना बड़ा फॉल के बाद अगर अपसाइड में 3550 क्रॉस करता है तो भी बाय कर सकते हैं स्टॉक को। तो एक बॉटम साइड में एक लेवल दे रहा हूं और ऊपर साइड में 3550 क्रॉस किया तो अपसाइड की तरफ बाय कर सकते हैं। बट यस, बाय लेवल अच्छा बाय लेवल पाया है, तो नियर टर्म के लिए इट कैन बी पॉजिटिव इन स्पाइट ऑफ यस्टरडेज डाउन मूव। ठीक है सोनी, ये दो शेयर हैं टाटा ग्रुप के, उन पे थोड़ा हेल्प कीजिए हमारी कि किसको रखें हम, क्योंकि दोनों के अंदर मोमेंटम काफ़ी अच्छा होने के चांसेस बनते हैं। एक है टाटा एलेक्सी और दूसरा है टाटा ग्रुप की ही कंपनी है वो भी, टाटा केमिकल्स। इन दोनों में से किसको रखें, टाटा एलेक्सी या टाटा केमिकल? जी डिम्पी जी, दोनों के चार्ट्स मैं अभी चेक कर रही हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो टाटा इलेक्सी का चार्ट काफी अच्छा नजर आ रहा है। इनफैक्ट करंट लेवल से और भी अपसाइड की मोमेंटम नजर पेंडिंग है। सो एक पोजिशनल तौर के नजरिए से हम देखें तो टाटा इलेक्सी पे बेटर व्यू बन रहा है। इनफैक्ट ये दोबारा 10,000 10,500 के रेंज में जाने के चांसेस नजर आ रहे हैं मंथ 1 मंथ 2 मंथ के टाइम फ्रेम के अंदर ही। सो टाटा इलेक्सी यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं अगर कोई ऑलरेडी पोजीशन ले रखे हैं। स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर सकते हैं टुवर्ड्स आप अगर चाहें तो 8400 8500 पे आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। 10,500 के लेवल्स के लिए इंतजार करें। फ्रेश एंट्री भी आप ले सकते हैं, अक्यूमुलेट सकते हैं इसी लेवल से लेके 8800 के बीच में, 8900 टू 8800 के लेवल पे आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। सेम टारगेट्स और सेम स्टॉप लॉस के हिसाब से आप इसको लेके रख सकते हैं फॉर अ पोजिशनल व्यू। ठीक है, डन। कल एक शेयर हमने और डिस्कस किया था, राहुल से थोड़ा हेल्प ले लेते हैं उस शेयर के बारे में। राहुल, एक बार अगर आप आवास फाइनेंशियर्स को चेक करेंगे, आवास को कल की क्लोजिंग ठीक थी और हमें लग रहा है कि ये शेयर नए मूव के लिए तैयारी कर रहा है, इसको थोड़ा रखना चाहिए लेके। ओके, सो आवास फाइनेंशियल, पहले एक डिस्क्लोजर दे दूं कि हमारे फंड में भी है। अभी करंटली फिलहाल एक अच्छे बेस से बाउंस हो रहा है आवास। तो अभी फिलहाल जो भी होल्ड करते आए हैं इतने महीनों तक, इतना जो सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड हुआ है, तो इस पॉइंट पे एग्जिट करना मुनासिब नहीं होगा। मेरे ख्याल से होल्ड कर देना चाहिए और एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1480। जो लोग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं 1480 का एक स्टॉप लॉस रखिएगा और होल्ड करिएगा अपसाइड की तरफ। नियर टर्म टारगेट 1680 पे नजर आ रहा है। ठीक है, एक शेयर मैं और पता करता हूँ थोड़ा, मैं ये फंडामेंटल व्यू पॉइंट लूँगा, इसलिए पार्थिव के पास जाना होगा। पार्थिव, जिनके पास भी IRCTC है या जो लोग लेना चाहते हैं
वो सही शेयर के अंदर अपने पैसे को पार्क करें ना, इस सिनेरियो में जब रेलवे की और कई कंपनीज बहुत अच्छा रिटर्न दे चुकी हैं या दे रही हैं। IRCTC ने उस तर्ज पे ना रिटर्न दिया, अभी भी कई बार डर डर के चलते हैं। तो IRCTC आपके हिसाब से ठीक है, 750 रुपए में नए और पुराने दोनों वालों को रहना चाहिए? इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया डिम्पी जी, बिकॉज IRCTC जब से IPO आया तो वो तो शानदार स्टॉक रहा है। अगर 3 साल का स्टॉक का प्राइस का कैगर देखे तो इट हैज बीन एट अ स्टेलर 39%, नो डाउट। लेकिन ये जो है वो काफी फीका पड़ गया एज कम्पेयर टू तो इंफ्रा के रेलवे के प्लेस है जहाँ पे EPC कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट होते हैं, ऑर्डर बुक्स दिखते हैं और हर क्वार्टर में अच्छे एग्जीक्यूशन देख रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि IRCTC बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है और यहाँ पे हमेशा एक फायदा इन्वेस्टर्स के लिए रहता है कि कोई एग्जीक्यूशन रिस्क नहीं रहता। हिस्टोरिकली हमने इंफ्रा कंपनीज में देखा है कि ऑर्डर बुक पे हम बेट करते हैं, वो प्रॉफिटेबल ट्रेड रहता है, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट रहता है। लेकिन जैसे जैसे एग्जीक्यूशन होता है उसमें जो लंपीनेस होती है उसके बाद काफी वो लोग स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करते हैं। तो IRCTC में ये चिंता नहीं है, एक फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेस मॉडल है और जिस तरह से डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है, नई ट्रेड्स बढ़ रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉक्सी प्ले। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसमें रुचि रखे और इसको होल्ड रखे। मुझे लग रहा है कि ये बिजनेस बहुत ज्यादा स्केल हो सकता है, हैज अ पोटेंशियल टू बिकम 1 to 2 lakh crore sort of a company over the next 3 to 5 years. ओके ठीक है, आप ये कह रहे हैं होल्ड करके रखना चाहिए, इसलिए पुराने वालों को भी डरना नहीं चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। एक्चुअली होता क्या है ना, IRCTC के अंदर जैसे आप ध्यान आपको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं, टिकट के लेने और देने के तरीके को आसान कर सकते हैं, खाने के तरीके को आसान कर सकते हैं। इससे ज़्यादा क्या करेंगे? कुछ नई ट्रेंड्स आ जाएंगी, इससे ज़्यादा क्या करेंगे? तो कई बार ना मन में डाउट होता है फंडामेंटली, इसलिए मैंने पता कर लिया कि भाव के हिसाब से भावनाएं ठीक है ना, जो हम सोच रहे हैं कि IRCTC को भी रखा जाए, तो अब होल्ड की रिकमेंडेशन आपको मिल गई है। एक काम करते हैं, 9 बज चुके हैं और सृष्टि मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं आपको नवरत्न शेयर बताने के लिए। सृष्टि गुड मॉर्निंग, बताएं आज के नवरत्न शेयर। वेरी गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। सबसे पहले एक्सिस बैंक पे फोकस करते हैं जो कि ब्लॉक डील के चलते फोकस में रहेगा। ब्लॉक डील ऑलरेडी हो चुकी है जहां पे बेन कैपिटल लगभग 1% अपनी हिस्सेदारी बेचने का विचार कर रहे हैं, जिसके चलते हम देखेंगे कि किस तरीके का प्राइस एडजस्टमेंट होता है। हालांकि इसका जो फ्लोर प्राइस तय किया गया था वो 1109 रुपए पे था, तो देखना होगा कि प्राइस एक्शन ब्लॉक डील के बाद क्या बनता है। KIOCL इस कंपनी पे भी नजर रखिए जहां पे इन्होंने अपना पैलेट प्लांट जो कि मैंगलोर की फैसिलिटी है उसको टेम्पररी समय के लिए स्थगित कर दिया है, जहां पे उनका कहना है कि आयरन और फाइन्स जो है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, जिसके चलते उनको प्रोडक्शन अभी फिलहाल रोकना पड़ रहा है। एल्कार्गो गति यहाँ पे भी आप फोकस रखिए जहां पे मंथली अपडेट आया है नवंबर में। अगर इनका अपडेट देखें तो टोटल वॉल्यूम साल दर साल जो है 4% बढ़ती हुई नजर आई है। हालांकि महीने दर महीने यहाँ पे 12% की गिरावट जरूर देखने को मिली है, पर जो 4% का जंप है ये ऑलरेडी एक हाई बेस पे आया है, तो एक पॉजिटिव खबर एल्कार्गो गति के लिए। विप्रो पे भी नजर रखिएगा जहां पे RSA के साथ इन्होंने एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। पहले से ही इनकी एक ये डील चलती हुई नजर आ रही थी और इसका अब आगे एक्सटेंशन हुआ है। लॉरस लैब के लिए इनकी एक सब्सिडरी है, उसको US FDA द्वारा 5 आपत्तियां जारी की गई हैं और साथ ही फॉर्म 483 भी दिया गया है। हालांकि सब्सिडरी बहुत बड़ी नहीं है लॉरस लैब के लिए, बट फिर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर देखने को मिल सकता है। ओरिएंट ग्रीन ये 6वां स्टॉक है, यहाँ पे भी आप फोकस रखिए जहाँ पे इनकी सब्सिडरी ओरिएंट ग्रीन पावर 15 दिसंबर को पूंजी जुटाने के लिए विचार करेगी। इसके अलावा ITC इन्होंने एनालिस्ट मीट की है और इस एनालिस्ट मीट में उनका कहना है कि अर्बन डिमांड जो है वो रूरल के कंपैरिजन में बेहतर कर रही है। तीसरी तिमाही में भी थोड़ा सा रूरल में स्ट्रेस जरूर देखने को मिल रहा है, पर प्रीमियम सेगमेंट जो है वो काफी बेहतर कर रहा है और साथ ही मैनेजमेंट का मानना है कि आगे चल के 80 से 100 बेसिस पॉइंट्स का साल दर साल वो मार्जिन का एक्सपेंशन उम्मीद कर सकते हैं। और कई सारी ब्रोकरेजेस की कमेंट्री भी इस पे आई है जो कि पॉजिटिव साइड देखने को मिली है। इसके अलावा खादिम इंडिया यहाँ पे भी मैनेजमेंट मीट के कुछ अपडेट्स आए हैं जहाँ पे इनका कहना है कि डीमर्जर मई 2024 तक होता हुआ दिखेगा, जहाँ पे अपने डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को और शार्पन करने की कोशिश करेंगे, रिटेल पे फोकस करेंगे। पर फिलहाल के लिए जो डिमांड देखने को मिल रहा है वो थोड़ी सी इनकरेजिंग जरूर है, उसमें सुधार रहा है और आने वाले समय में 15 से 17% के ये EBITDA मार्जिन्स टारगेट कर रहे हैं आने वाले 2 साल में। और आखिरी में बिग बोल्ड ब्रोकरेजेस पे आज फार्मा सेक्टर पे नजर रहेगी, जहां पे जेफरीज की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और उनका कहना है कि जो US में प्राइसिंग प्रेशर ईज होते हुए दिखा है, फेवरेबल होते हुए दिखा है, वो आगे भी कंटिन्यू कर सकता है।
हालांकि भारतीय बाजारों में जो ग्रोथ देखने को मिलेगी वो 8 से 12% के रेंज में दिखेगी, पर यहाँ पे कच्चे माल की लागत में कमी के चलते जो है भारतीय कारोबार में भी सपोर्ट मिलेगा। तो यूएस और इंडिया दोनों पे पॉजिटिव कमेंट्री, और साथ ही हॉस्पिटल्स के बेड एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर भी वो काफी एक्साइटेड है। हॉस्पिटल स्टॉक्स में हमने ऑलरेडी तेजी देखी है, वहां पे भी जेफरीज का पॉजिटिव नजरिया है। शुक्रिया सृष्टि, ये सारे स्टॉक्स हमें बताने के लिए। कुछ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ पार्थिव, सोनी, जतिन गेडिया, राहुल घोष, वो सब बने हुए हैं। कुछ गुड मॉर्निंग, बताइए क्या ट्रेडिंग आइडियाज लेके आए हैं आप व्यूअर्स के लिए आज? Yeah, Ajay, first of all, very good morning to you and all the viewers. Well, देखिए इंडिसेस पे तो यही व्यू अभी मेंटेन्ड है कि शायद यहाँ भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल ना हो। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो 47,000 प्लस और माइनस 100 पॉइंट्स के आसपास हो सकती है, गिवन द काइंड ऑफ ऑप्शन डेटा सेटअप हम देख रहे हैं। जो दो ट्रेड्स हैं मेरे, ये हैं टेक्सरेल एंड पिडिलाइट। ये स्टॉक हमने कल भी डिस्कस किए थे ऑन ईटीना, इफ यू रिमेंबर। तो पिडिलाइट क्रूड का बेनिफिशियरी है, मोमेंटम भी इसमें आपको लौटता हुआ दिखा है। तो 2650 2680 के टारगेट्स रहेंगे, 2560 ये स्टॉप लॉस रहेगा। रेलवे पैक काफी अच्छा कर रहा है, टेक्सरेल इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेनिफिशियरीज ऑफ दैट एंड हैज क्लोज्ड अबव इट्स रेजिस्टेंस लेवल्स। तो 161 164 के लेवल्स के लिए इसे बाय करें, 153 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। परफेक्ट, ये आपके ट्रेडिंग आइडिया। देखिए एक्सिस बैंक का ब्लॉक डील लगता हुआ नजर आ रहा है, स्टॉक 1.5% ऊपर है। जैसे डिम्पी ने बताया था, 100 में 99 ब्लॉक्स जो हैं वो डिस्काउंट के साथ होते। कई बार कुछ ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं जिनके ब्लॉक्स में डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि प्रमोटर को, सेलर्स को बहुत डीप डिस्काउंट देने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है। और ये ब्लॉक जो डिम्पी आपको बता रहे थे कि उम्मीद है कि शायद बहुत बड़ा डिस्काउंट ना हो, ये देखिए ब्लॉक के बाद भी 1.5% ऊपर प्री मार्केट में। ये चौधरी साहब ने कर दिखाया है एक्सिस बैंक की जो काया पलट हुई है, सॉलिड डिमांड। बट बैंक की बात करूंगा तो मैं पार्थिव आपसे एक बैंक डिस्कस करना चाहूँगा, CUB, कब, सिटी यूनियन बैंक। आपको याद होगा इसकी स्टोरी ये कि 8 महीने पहले, 3 क्वार्टर पहले इन्होंने अपना 20% प्लस वाला जो ग्रोथ है वो काट दिया था, और उसके बाद जो स्टॉक 1 साल का चार्ट लेके आई है, जो डीरेट हुआ स्टॉक 200 प्लस वाला नीचे में 120 जाके आया है। वहां से धीरे 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 इसने एक बॉटम बनाया, प्यारा सा राउंडिंग बॉटम, और वापस अच्छी कमेंट्री दे रहे हैं। और लास्ट कमेंट्री में MSME साइड पे बड़ी तेजी की है। क्या CUB 160 पे खरीदना बनता है? यस, बहुत राइटली आपने बताया कि इनिशियली जो एक बड़ा नीजक आया था इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ऑफ द बैंक, बिकॉज एक टाइम था जहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी बुक बनाई थी, काफी अच्छे डिपॉजिट्स और एडवांसेस किए थे, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी काफी रिस्पेक्टेबल है, 3.7% के आसपास। एसेट क्वालिटी रीजनेबली अच्छी थी, लेकिन अभी आई थिंक ये स्टॉक थोड़ा रीरेट हुआ है और यहाँ पे अभी करीबन ट्रेल बेसिस पे 1.5 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे है। हमने प्रीवियस जब बैंकिंग की तेजी देखी है, रीजनल बैंक्स के वैल्यूएशंस 2 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे भी जाते हुए देखे। मुझे लग रहा है कि ये बैंक के पास सब इंग्रेडिएंट्स है कि यहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। आज की तारीख में डिपॉजिट बेस देखें तो करीबन 52,000 करोड़ है, एडवांसेस अराउंड 43,000 करोड़ है। ये आने वाले 3 से 5 साल में इजीली अराउंड एडवांसेस की बात करूँ तो 1,10,000 करोड़ के आसपास पहुंच सकते हैं। तो जैसे जैसे एडवांसेस बढ़ते हैं और बैंक अपनी एसेट क्वालिटी मेंटेन करती है, हमने ऑलवेज देखा है कि प्राइस टू बुक मल्टीपल में अच्छा री रेटिंग होता है। क्रेडिट कॉस्ट भी काफी मैनेज रहे ये बैंक के, तो मुझे लग रहा है कि एक इंटरेस्टिंग बेट हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। शानदार, ये हो गया सिटी यूनियन बैंक। एक और स्टॉक में डिस्कस करना चाहूँगा, कुछ ये PSU अपना NBFC स्टॉक्स में धीरे धीरे एक्शन वापस आ रहा है, और उसमें से एक स्टॉक है IIFL, इंडिया इन्फोलाइन। IIFL फाइनेंस जो है उसमें थोड़ा एक्शन हुआ है, 660 के आसपास आ गया है, लेकिन ये बहुत समय के बाद धीरे धीरे चलना शुरू हुआ है। क्या पोजिशनली इसमें बेट ले सकते हैं? ये देखिए, ये 6 महीने का चार्ट है और ये हमेशा 660 पे ही आके रेजिस्टेंस आती है इसकी। ये बैंड क्रॉस नहीं कर रहा है, क्या इस बार ये बैंड क्रॉस कर सकता है? लाइकलीहुड काफी है कि ये क्रॉस हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो फाइनेंशियल स्टॉक्स में अच्छा खासा अपमूव है, इसका सेटअप भी पॉजिटिव है। कल जो इसने 640 का इसका एक मेन रेजिस्टेंस जोन था, मेजर रेजिस्टेंस जोन था, उसको वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 680 तक के मूव्स आपको नियर टर्म में देखने मिल सकते हैं। वंस दैट इज टेकन आउट, 720 का जो लेवल है ये भी मेरे हिसाब से इन प्ले आएगा। आप सही कह रहे हैं कि ये स्टॉक जो है
बड़ा मूवर पर से नहीं है, बट अगर आप देखें तो ग्रेजुअल ही सही, बट इसका जो अप ट्रेंड है वो मेंटेन्ड है, ट्रेजेक्ट्री जो है मेंटेन्ड है, कंसोलिडेट करता है फिर ब्रेकआउट देता है, कंसोलिडेट करता है फिर ब्रेकआउट देता है। सो अब कंसोलिडेशन का एक लंबा फेज खत्म हुआ है, आई थिंक ब्रेकआउट की कगार पे है। आई थिंक 680 का लेवल तो निकाल ही देगा। आई थिंक 720 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए भी इसमें एक पोजीशन बनाई जा सकती है। अब जो इसका स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो 625 के करीब है, तो इन लेवल्स के हिसाब से पोजिशनल बेट IIFL में आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लग ही रहा था कि मार्केट जो 50-60 पॉइंट आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है उतना तो नहीं खुलेगा, और फ्रीज जो हुआ है वो सिर्फ 23 पॉइंट पे हुआ है, तो इसलिए थोड़ा समय ज़रूर दीजिएगा। कल ऐसा नहीं था कि डाटा ख़राब था, लेकिन कल डाटा उतना अच्छा भी नहीं था, तो इसलिए थोड़ा रुक जाना चाहिए। एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, अभी अजय आपको चर्चा करके यही इंडस्ट्रीज़ के बारे में बता रहे थे। ठीक बाजार बंद होते समय अजय ने बारीकी नज़र से चेक किया कि उसका एक क्लैरिफिकेशन आया। आज सुबह एक्सपर्ट को बिठा के आपके सामने बात कराई, 0.25% ऊपर, तो हो सकता है और चल जाए। कल 9% टूटा है तो और भी चल जाए, लेकिन एक बार खुलने देना। ये जो गैप मिल रहा है उन्हीं को मिल रहा है जिनको कल काफ़ी दर्द मिला है, उसके बाद उनका थोड़ा सा रिलीफ है। ये आते कुछ बड़े शेयर्स पे। आपको मैं अगर बड़े शेयर्स की सूची बताऊं ना, तो आपको उसके अंदर ना ही रिलायंस ना ही HDFC दिखेगा। सबसे ऊपर अव्वल नंबर पे दिखेगा जिसमें ब्लॉक लग रहा है वो है एक्सिस बैंक। ये निफ्टी का सबसे बड़ा टॉप गेनर बन के सामने निकल के आ रहा है, और एक करीब 1.5% ऊपर है। और मेरे को उसी समय लग रहा था कि 2%, और दूसरा खैर हमको एक्सपर्ट ने भी गाइड कर दिया, राहुल घोष से हमने पता किया था कि मान लीजिए अगर ये नीचे आ भी जाए तो प्लस कर लेना चाहिए ना, तो उन्होंने कहा बिल्कुल प्लस करके रखना चाहिए। ये तो नीचे नहीं आ रहा, उल्टा ऊपर भी है 19 रुपये। ITC को जो आया है, इसका टेक अवेज आए हैं, उसने भी आज थोड़ा IT को तो 3-4 रुपये ऊपर निकालेगा ये। इसके अलावा मेरे को कोई कन्विक्शन वाला शेयर बड़ा दिख नहीं रहा स्क्रीन पर, फ्रेंकली स्पीकिंग। अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत डॉक्टर रेड्डीज पे मेरे को ट्रस्ट है और UPL पे ट्रस्ट है, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग पुल बैक के शेयर्स हैं। तो UPL और डॉक्टर रेड्डीज को और चेक कर लेना कि ये आपको थोड़ा और इंटरेस्ट दिखाते हैं। अदरवाइज ना तो इसमें HDFC है, ना इसमें रिलायंस है, ना इसमें TCS है, ना इसमें इन्फोसिस है, ना इसमें L&T है। तो पहले 10 शेयरों की सूची में भी नहीं है। तो मेरे को थोड़ा लग रहा है कि इंडाइसिस बड़े शेयर्स जो है ना वो पार्टिसिपेट अभी शुरुआत में नहीं कर रहे, इसलिए ये भी एक बड़ी वजह है मेरी रुकने की। तो मैं एक बार रुकूंगा ज़रूर। अब आते हैं ज़रा कमज़ोर वाले काउंटर्स पे, उसमें TCS अव्वल नंबर पर है। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल, भारतीय एयरटेल जैसे शेयर्स भी आपको 1/4% के आसपास खुलेंगे। तो आज इंडाइसिस का हो सकता है दिन अभी ना बने, बाद में बने। आप शुरुआत में स्टॉक्स को पकड़ना शुरू करना। एग्जाम्पल के लिए PI, एक्सेस और कई सारे शेयर। ये ऑरेंज ग्रीन का कोड ही मिल रहा था ग्रीन पावर के नाम से, ये भी बाकायदा 0.2% खुल रहा है। खबर छोटी सी है कि 15 तारीख को एक बैठक करने जा रहे हैं, बस इतनी सी खबर है ये फंड जुटाने के लिए। लेकिन क्या है ना, शेयर गिरा हुआ शेयर भी एकदम से चलने के लिए तैयार हो रहा है। तो आपको थोड़ा स्पेसिफिक हो जाना चाहिए स्टॉक का, वही आपको मार्केट का मोमेंटम दिखाएगा। 20 सेकंड बाद बाजार खुल जाएंगे। एडवांस डिक्लाइन आज के हिसाब से कम 1000 की आनी चाहिए, और ये मेंटेन भी रहनी चाहिए। अगर 1000 से नीचे एडवांस डिक्लाइन चली जाती है तो फिर ये बड़े शेयर अपना रंग दिखाना यानी कि प्रेशर बनाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए शुरुआत में 1000 शेयर तो कम से कम चाहिए हमको मार्केट के मोमेंटम को बनाए रखने के लिए। चेक करते हैं, देखते हैं कितने शेयर। 1300 शेयर मिले हैं, तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई है। 200 शेयरों का डिक्लाइंस है। मेरे को लगता नहीं कि आज मार्केट के अंदर कुछ बहुत बड़ा होगा, ना ही रेजिस्टेंस टूटेगा, ना ही सपोर्ट। स्पेसिफिक स्टॉक्स पे आप जरूर ध्यान रखिएगा। जी F&O बैन में वापस से चला गया है, सिर्फ एक दिन खुला है वो, तो इसलिए इस शेयर पे भी जरूर ध्यान रखिएगा। 5-6 पॉइंट सिर्फ अब बढ़त मार्केट की बाकी रह गई है। बैंक निफ्टी भी अपने पॉइंट्स को खो रहा है और सिर्फ 6 पॉइंट ही अब ऊपर रह गया। ये जी आपको मैंने शुरुआत में दिखा दिया। बैंक निफ्टी इन रेड एक झटके में आ चुका है, बैंक निफ्टी ऑल्सो इन रेड, तो ये दोनों आए हैं। देखते हैं, अभी थोड़ा वेट करो, थांबा, मराठी में बोलते हैं थांबड़ा, थांबा। तो अभी थोड़ा रुक जाइए, उस हिसाब से आपको पोजीशंस अब लेने का खूब अच्छा मौका मिलेगा मार्केट के अंदर। और एक ना बेस के लिए वेट करना चाहिए। मैं बताऊं ना, हेस्टी डिसीजन मार्केट के अंदर खराब करता है। आप हेस्टी मत हो, अब रुक जाओ अपने लेवल्स पे, वो आएंगे और आप चढ़ जाना उस बस पे। चलती बस पे गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। खैर आगे बढ़ जाते हैं, जरा हम टॉप काउंटर्स को चेक करें। इंडिगो भी स्पीड से ऊपर आया है, ये क्रूड का बेनिफिशियरी है एक्चुअली। PI इंडस्ट्रीज 0.2% ऊपर। पीडीलाइट अभी जो कुछ ने कॉल दी थी 1.5% ऊपर। IOC 1% ऊपर। लेकिन ये सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ना 2 एंगल से चेक करना आप। पहला एंगल है कि क्रूड का, दूसरा एंगल है कि पेट्रोल डीजल के दाम सरकार घटा भी सकती है। और इससे अच्छी खबर क्या हो सकती
जब 73 पे आपका क्रूड हो जाए और सरकार के सामने चुनाव खड़े हों और अब वो नहीं फैसला ना ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए ये दोनों एंगल से चेक करना चाहिए। SRF, पीडीलाइट जैसे कुछ एक शेयर्स और ऊपर आए हैं। आज केमिकल्स का दिन थोड़ा ठीक लग रहा है ऐसा देख के। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, DLF भी करीब आधा % ये ऊपर आके कामकाज करते दिख रहे हैं। ये जो 22 पॉइंट की तेजी गिरावट अभी आप देख पा रहे हैं, 22 पॉइंट की ही करीब तेजी मिली थी, तो ऊपर से करीब 40 पॉइंट नीचे है। यही अजय आपको सुबह बता रहे थे, यही बात हमने भी आपको डाटा के बेसिस पे क्लियर किया था कि थोड़ा रुक जाना चाहिए। हीट मैप स्क्रीन पर लेके आई तो एक बार जरा चेक कर लेते हैं। इन दोनों के मैं सपोर्ट भी आपको बता देता हूँ। उसका 20,900 था जो चला गया तो 800 तक जा सकता है, और उसका 47,000 जाएगा तो 200 पॉइंट बैंक निफ्टी और नीचे जाएगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आज बराबर की कांटे की लड़ाई चल रही होगी, आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। इसमें से IT कंपनीज बाजार को धोने के लिए हैं और कुछ ऑटो की कंपनीज या फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आज बाजार को बचाने के लिए हैं। ये कांटे की लड़ाई आपको स्क्रीन पे दिख रही है। एडवांस डिक्लाइन, विक्स इस सब पे अच्छे से नजर बना के रखेगा। अजय चलिए आगे बढ़ते हैं और ट्रेडिंग आइडियाज की तरफ रुख करते हैं। और आज मैं पार्थिव से स्टार्ट करना चाहूंगा। इनके पास इमीडिएट ट्रेडिंग आइडिया तो शायद नहीं हुआ क्योंकि ये फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, बट वैल्यूएशन के हिसाब से 2-4 नाम जरूर शेयर कर सकते हैं जो इस करेक्टिव फेज में इनके रेडार पे हैं, अगर बाजार एक अच्छा रिस्पेक्टेबल करेक्शन देता है। पार्थिव बताइए कौन सा टॉप स्टॉक है जो आप वॉच कर रहे हैं कि घटे तो मैं ऐड करूं? मुझे लग रहा है कि अंबुजा सीमेंट्स इन्वेस्टर्स को रडार पे रखना चाहिए। वन ऑफ द की रीजंस, एक तो बहुत बड़ा जो फंडामेंटली नेगेटिव ओवरहैंग था, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और जो कोर्ट केसेस थे, वो काफी अभी ओवरऑल अदानी ग्रुप से काफी हट गए। सो मैनेजमेंट इज नाउ 100% फोकसिंग बैक ऑन ग्रोथ। और ये एपिसोड, हाइडेनबर्ग एपिसोड के बाद काफी डिलीवरेजिंग हुई है, काफी लोन्स रीफाइनेंस हुई है, तो अभी बैलेंस शीट क्वालिटी स्ट्रेंथ अच्छी है। ग्रुप लेवल पे आपने देखा कि H2 में ऑलमोस्ट 44% पे एबिटा का ग्रोथ है और 44,000 का एबिटा कर रही है कंपनियां। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अंबुजा सीमेंट्स के अंदर जिस तरह से मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है कि आने वाले 4 से 5 साल में इनकी क्षमता करीबन 140 to 150 मिलियन टन हो जाएगी। हमें लग रहा है कि जिस तरह के इनऑर्गेनिक एक्विजिशन कर रहे हैं और जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बढ़ा रहे हैं और ऑर्गेनिकली भी जो ग्रो कर रहे हैं, तो ये लोग ये टारगेट आई थिंक दे कैन अचीव बिफोर टाइम। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि अंबुजा सीमेंट्स रिलेटिवली काफी अंडर परफॉर्मर रहा है दूसरे पीरियड्स के साथ, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स एक रुचि ले सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है केमिकल सेगमेंट में, दैट इज दीपक नाइट्रेट। यहाँ पे जिस तरह की उनकी फिनॉल की कैपेसिटी अराउंड 138% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे रन हो रही है, और आगे जाते 4500 करोड़ का आने वाले 3 साल में जो डाउनस्ट्रीम का कैपेक्स है, दैट इज कीपिंग द मार्केट्स हैप्पी। नॉट ओनली दैट, डिस्पाइट अ बैड साइकिल, ये एक डेट फ्री कंपनी है आज की तारीख में, और पूरा जो आने वाला कैपेक्स है मोस्ट ऑफ इट वो इंटरनल अक्रूवल से फंड होगा, तो बैलेंस शीट लेवरेज करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी मैनेजमेंट के लिए। और जब भी ये साइकिल टर्न अराउंड होगी, मुझे लग रहा है वैल्यूएशंस चीप है यहाँ पे, तो यहाँ से अच्छी एक अपसाइड मिल सकती है। और दीपक नाइट्राइट आपको लेने चाहिए। कुछ आपका ओपनिंग ट्रेड? अच्छा, यहाँ पे स्पार्क लौटता हुआ नजर आ रहा है। आप देखें तो एक अच्छा सा राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग हो गया है। 20 डे मूविंग एवरेज को इसने रिस्पेक्ट किया है ऑन द डाउन साइड। कल उसके जस्ट आसपास, इनफैक्ट जस्ट उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। आज भी उसी के लेवल का लो बना के स्टॉक रिबाउंड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का दौर एक बार के लिए खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे स्टॉक फिर से अपना अपमूव शुरू करेगा। सो यहाँ पे 276 एंड 282 के 2 लेवल्स हैं जिनको आप अपना टारगेट लेके चलें, और ऑन द डाउन साइड 264 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो स्पार्क, सन फार्मा एडवांस रिसर्च, यहाँ पे हमें लग रहा है कि मोमेंटम फिर से लौट सकता है। ओके, सोनी पटनायक आपका ट्रेडिंग आइडिया? ओपनिंग ट्रेड रहेगा DLF बाय करने में 660 स्टॉप लॉस के साथ, 690 695 टारगेट्स के लिए। ओके, शानदार। डेज हाई की तरफ जाता वो भी नजर आ रहा है इस समय। एक बार दीपक नाइट्राइट भी लेके आइए, वो भी रिकवर करना शुरू हो गया। देखिए इंडियन बैंक QIP के बाद तेजी का रुख नजर आ रहा है वहाँ पे। कुछ और स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्मॉल कैप या मिड कैप IT में KPIT टेक जो है उसने एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है रिन्यूएबल्स की साइड पे। 3% ऊपर है स्टॉक। KPIT टेक कुछ आप काफ़ी क्लोजली देखते हैं, राइट? क्या इसका प्रेशर या ये इस लेवल से 1470-75 पे कैसा दिखता है?
जी हाँ अजय, ये हमारे रडार पे रहता ही है, काफी बार हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। फिलहाल एक कंसोलिडेशन मोड में चला गया है, शार्प अप मूव आया था, उसके बाद अगर आप देखें तो 1500 ऑन द अपसाइड, और अगर मैं नीचे देखूं तो 1440 इस रेंज में टाइम स्पेंड कर रहा है, विच आई थिंक इज अ वेरी हेल्दी थिंग फॉर द स्टॉक टू डू आफ्टर द काइंड ऑफ अप मूव दैट वी हैड सीन। तो इसमें अगर कोई लंबे समय के हिसाब से चाहे, मतलब 1 से 2 क्वार्टर के हिसाब से अगर कोई पोजीशन बनाना चाहे, नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल, बिल्कुल इन लेवल्स पे कंसिडर करें। अब जो इसका नियर टर्म हाई था 1630 के आसपास का, हमारे हिसाब से वो जो टारगेट्स हैं ये अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं इन द नेक्स्ट क्वार्टर और 2। कंसोलिडेशन है विद अ माइल्ड पॉजिटिव बायस, सो इट्स अ गुड साइन। स्टॉप लॉस जो है करीब लेके चले 1425 के आसपास, तो इस डिप के बाद जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ये भी फेवरेबल हो गया है। सो KPIT टेक इज अ बाय फ्रॉम द करंट लेवल्स एज वेल एंड ऐड मोर ऑन डिक्लाइंस। ये रिन्यूएबल तो स्टॉक घटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आइनॉस ग्रीन, इरेडा 104, पार्थिव ये महंगे लगना शुरू हो गए होना, या अभी कह नहीं सकते? पर्सनली ऐसा लग रहा है कि अगर मैं पर्टिकुलरली से एक सुजलॉन की बात करूं तो अराउंड 50,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। यहाँ से अगर एबिटा 3 टाइम भी बढ़ जाता है, जो पॉसिबल है, मैं ना नहीं बोल रहा आने वाले 3-5 साल में, तो फिर भी फॉरवर्ड बेसिस ऑल्सो अगर देखने जाए तो मुझे लग रहा है प्राइस टू परफेक्शन है। लेकिन अगर मैं आइनॉक्स विन की बात करूं तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कैचअप हो सकता है। यहाँ पे भी कंपनी के पास बहुत ही शानदार ऑर्डर्स है, और जो चीज मैं जिक्र कर रहा था अजय कि जनरली ऑर्डर बुक पे अगर शेयर का री रेटिंग हो जाता है तो हिस्टोरिकली हमने देखा है कि इट्स नॉट अ बैड आइडिया कि काफी प्रॉफिट टेकिंग करना चाहिए, बिकॉज जैसे जैसे हमने देखा एग्जीक्यूशन होता है जब बड़े ऑर्डर्स का, तभी वर्किंग कैपिटल साइकिल स्ट्रेच होती है, या तो वो वर्किंग कैपिटल की वजह से कंपनी को फंड रेजिंग करनी पड़ती है तो इक्विटी डाइल्यूट करनी रहती है। नॉट ऑल ऑर्डर्स जनरेट अ लॉट ऑफ कैश फ्लो, तो ये सब दिक्कतें बाद में आती है। तो मुझे लग रहा है कि ये थीम में जिसको भी अच्छा प्रॉफिट है, प्रॉफिट टेकिंग तो करना ही चाहिए। ओके, कुछ एनबीएफसीज की बात करें, मिड कैप एनबीएफसीज में यूग्रो भी काफ़ी, यूग्रो पूनावाला दोनों रिबाउंड करके आ गए हैं, एक अच्छा करेक्टिव फेज दिखाते हुए रिबाउंड करें। क्या इस भाव पे आप किसी में देखना चाहेंगे, पूनावाला या फिर यूग्रो? मैं थोड़ा सा वॉचफुल रहूंगा एंड ऑन बोथ द नेम्स, एंड देखिए रीजन बहुत सिंपल है। यूग्रो में अगर मैं देखूं तो अभी भी एक लोअर हाइस का पैटर्न बना हुआ है, अपने जो नियर टर्म एवरेजेस हैं 20 डे मूविंग एवरेज के, उसको भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, उसी के आसपास का रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो है ये मल्टीपल लेवल्स पे देखने मिल सकता है। आई थिंक 275 290 ये जो लेवल्स हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने मिलेगा। This is the first round of rebound that we are seeing in Ugro, so I'll be a little watchful on this one. तो फिलहाल मैं इसको सिर्फ वेट एंड वॉच लिस्ट में ही रखूंगा। कुछ की लेवल्स हैं जैसे मैंने बताया 275 290 क्रॉस होंगे, परहैप्स देन वील कंसीडर, बिकॉज वील नो कि इमीडिएट सप्लाई प्रेशर जो है ये एग्जॉस्ट हो चुका है। अब जहां तक पूनावाला की बात है, आई थिंक द नियर टर्म मूव इन दिस इज डन। देखिए हम जानते हैं, आप और मैं, हम इसको अक्सर डिस्कस कर चुके हैं वाइल बैक, जहां पे द स्टॉक लुक्ड ऑल सेट फॉर अ स्टुपेंडस मूव, बट दैट नेवर केम, और फिर जब आया तो फिजल आउट भी उतनी ही जल्दी है। तो कॉन्फिडेंस यहाँ पे आते आते मुझे लग रहा है थोड़ा सा समय लगेगा। सो यहाँ पे भी मैं थोड़ा वॉचफुल रहूंगा। ऑलरेडी पिछले 10 से 15 सेशंस में 350 के लेवल से ऑलरेडी 425 430 तक की छलांग लगा चुका है, अब साइडवेज हो गया है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे किसी की अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन रही हो, सो इट विल नॉट बी अ बैड आइडिया टू बुक सम प्रॉफिट्स। फिर स्टॉक डिक्लाइन पे आएगा तब हम फिर से रिकंसिडर करेंगे, बट पूनावाला एक बार के लिए आप यहाँ पे प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। ठीक है, डन। पूनावाला के लिए प्रॉफिट बुक्स कर सकते हैं। यहाँ पे 22 पॉइंट नीचे है। कल जब आप क्लोजिंग शो में हमारे साथ थे तो हमने आपके सामने ये बात रखी थी कि एक्चुअली कल फर्स्ट डे था जब थोड़ा ऐसा लग रहा था कि जिनके हाथ में थोड़ा शॉर्ट या शेक करना चाहते हैं उनके हाथ में बाजी जा रही है, और हमने आपसे खुल्लम खुल्ला ये कहा था कि भले ठीक है कैसा भी डाटा आए, लेकिन आप ना कैरी करके जाइए अपने शॉर्ट्स को। तो अगर आप शॉर्ट्स को कैरी करके गए हैं तो 20-25 पॉइंट्स का और गेन आपके अकाउंट में आया कल की क्लोजिंग के बाद से। सेम विद बैंक निफ्टी। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि उनको बने ही रहना है, उनको 800 के आसपास अपने बुक भी कर लेना है, जो भी ऊपर से शॉर्ट करके चल रहे हैं। एक शेयर है मेरी लिस्ट में, इक्विटास बैंक। एक बार जरा आप इसको सोनी चेक करेंगे। इक्विटास ने कल भी बहुत अच्छी क्लोजिंग दी थी, आज अच्छी ओपनिंग दी है। लग रहा है ऐसा है कि शेयर कुछ करके दिखाना चाहता है, ऑलरेडी कर भी चुका है। एक बार जरा आप दिखाइए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पे क्या करें। सोनी जरा आप बताइए।
जी डिम्पी जी, यहाँ पे इक्विटास में स्ट्रेंथ काफी क्लियर नजर आ रहा है। इनफैक्ट आज भी कंटिन्यूड रैली है कल के एक बड़े से ग्रीन कैंडल के बाद, और वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रांग हुआ है। सो इक्विटास यहाँ से अभी भी स्ट्रांग नजर आ रहा है अप टू लेवल्स ऑफ 112 115 के रेंज में जाने के लिए। सो करंट लेवल से भी आप एंटर कर सकते हैं। 103 के स्टॉप लॉस के साथ आप एंटर कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी पोजीशन ले रखे हैं कल के कल के ट्रेड से, सो 103 पे ट्रेल कर दीजिए अपने स्टॉप लॉसेस। पहला टारगेट 112, दूसरा टारगेट 150। खुश, एक शेयर मेरे को आपसे और पता करना है, वो है LIC। मैं इसको ना होल्डिंग, ये LIC इंडिया वाला LICI के नाम से मिलेगा आपको कोड इसका। मैं इसके ना होल्डिंग रखना चाहता हूँ। ये 800 रुपये का हो चुका है बॉस। इसके ना IPO आने के बाद थोड़ी निराशा हुई थी लोगों को, लेकिन अगर आप इसका दिखा सकते हैं 3 महीने का चार्ट या 2 महीने का चार्ट या 1 महीने का भी दिखा दीजिए, तब भी मेरा काम चल जाएगा। ये साल का नहीं, आप 3 महीने का देखो। साल तो अभी मेरे को लगता हुआ भी नहीं होगा, इसको हो गया पूरा, ठीक है, लिस्ट हुए। एक बार जरा दिखाइए 1 महीने का चार्ट। यस, 1 महीने के अंदर इसमें जो स्पार्क आया ना वो पिछले 1 महीने से चल रहा है, और ये 32% का रिटर्न आपको दिखा रहा है। एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए खुश, मैं थोड़ा पोजिशनली इसको रखना चाहता हूँ। मेरे को लग रहा है कि ये 100% भी कर सकता है। देखिए ओवरऑल सेटअप अब यहाँ पे पॉजिटिव टर्न हुआ है, लेकिन साथ ही साथ एक चीज जो यहाँ पे थोड़ी सी कंसर्न लग रही है वो कि ओवर हीटिंग के पास चला गया है। तो यहाँ पे अ गुड स्ट्रेटजी वुड बी टू बाय इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड एड मोर इन डिक्लाइंस। देखिए अच्छे खासे रेजिस्टेंस जोन्स थे जिनको अच्छी सी वॉल्यूम के साथ इसने क्रॉस किया है, विच मींस कि ये जो करंट लेवल्स हैं ये शायद सस्टेन कर जाएंगे और स्टॉक यहाँ से और ऊपरी लेवल्स दिखाएगा। तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, बट जैसा मैंने कहा स्टार्ट विद स्मॉल क्वांटिटी, एंड कहीं भी आपको प्रॉफिट बुकिंग का दौर आता हुआ नजर आए तो डिक्लाइंस में बाय करते हुए चलें। अब जो इसके नियर टर्म टारगेट्स की हम बात करें, रादर मीडियम टर्म टारगेट्स की अगर बात करें, तो देखिए जहां पे स्टॉक लिस्ट हुआ था करीब 900 के आसपास, that will act as your first target positionally, and beyond that I think 970 का एक लेवल है जहां पे स्टॉक मेरे ख्याल से जाके रेस्ट कर सकता है। ऑन द डाउन साइड यहाँ पे जो सपोर्ट जोन बन के आ रहे हैं वो है करीब 750 के आसपास। तो आपके लिए लेवल्स यहाँ पे बहुत क्लियर हैं, पोजिशनली होल्ड करें, अभी शुरू करें, एंड ऐड मोर ऑन डिप्स। LIC में एक बार के लिए तो काफ़ी अच्छा रिबाउंड नीचे के लेवल से आया भी है। पार्थिव, मैं आपसे ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स डिस्कस करना चाहूँगा। ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स में थोड़ी पिटाई हुई 2 दिन प्राइस कट, फ्यूल प्राइस कट के चलते, लेकिन अच्छी रिबाउंड वापस आ गई है। एक तरफ फ्यूल प्राइस कट, दूसरी तरफ भाव भी फ्यूल के नीचे, क्रूड के नीचे आ गए। यानी फ्यूल प्राइस कट का जो भी दबाव है वो तो क्रूड ने एडजस्ट कर दिया और गिरावट के साथ। इस भाव पे आपको ऑयल मार्केटिंग में कहाँ में बेट लेना चाहेंगे आप? आपको लगता है ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक बन गए या अभी भी पॉइंट A टू पॉइंट B टाइप ही रहेंगे? फ्रैंकली एक ओवरहैंग रिस्क तो हमेशा रहता है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इलेक्शन, और न्यूज़ बेस ये चर्चा है होती रहती है कि गवर्नमेंट एक कंज्यूमर्स को फ्यूल इन्फ्लेशन में एक राहत दे। तो जनरली हिस्टोरिकली हमने देखा है कि वो जो भी राहत आती है तो इट डज टेंड टू कम एट द कॉस्ट ऑफ इवन द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, बिकॉज लायन शेयर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का है वो PSU से है। तो उस लिहाज से आई थिंक ये रिस्क रहता है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि जो पुराने जो लॉसेस थे कंपनी के, वो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा टाइम दिया ये कंपनीज को रिकूप करने के लिए डिस्पाइट अ लॉट ऑफ स्टेट इलेक्शंस। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट के टुवर्ड्स लॉट ऑफ दिस PSUs स्पेशली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बढ़ रही है। नो डाउट रिटेल में जो मार्केटिंग मार्जिन है उसमें बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं करने दिया, लेकिन वहां पे कोई घाटा भी नहीं हो रहा है। प्लस हमने देखा है कि जो रिफाइनिंग मार्जिन है दे हैव हेल्ड अप एक्सट्रीमली वेल, तो ये भी एक एडेड कैश फ्लो जनरेटिंग पॉसिबिलिटी है। और हर एक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने उन्होंने आने वाले कैपेक्स प्लान्स भी अनाउंस किए, और उसमें से काफी 40 to 50% कैपेक्स ऑलरेडी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में अभी भी बहुत बड़ी वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड तो स्ट्रांग है, आगे जाते कैश फ्लोज भी बढ़ेंगे, और ये कंपनी के पास जिस तरह का इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से भी अगर टर्न अराउंड होता है तो सोने पे सुहागा। वैल्यूएशन बहुत ही चीप है, तो यहाँ पे फर्दर री रेटिंग की क्षमता लग रही है। और सेगमेंट में बता दूं, मेटल्स में एक स्टॉक बहुत आउट परफॉर्म कर रहा है लास्ट 3-4 दिनों से, वो है JSPL। मैं भी आपको बता रहा हूं मेटल स्टॉक्स पे ध्यान रखिए। विद इन मेटल स्टॉक्स JSPL में आउट परफॉर्मेंस है पिछले एक हफ्ते। देखिए आइए एक हफ्ते का चार्ट 750 पे आ गया है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास। इसका लॉन्ग टर्म चार्ट लेके आए तो आपको पता चलेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। सोनी पटनायक 1 महीने में 20% चला है। जिंदल एक तो लेके रखें, राइड कर रहे हैं, तो कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं, और अगर फ्रेश
राइड करना है तो कहाँ पे आपको किस टारगेट से लगता है काम हो सकता है? जी डेफिनेटली अजय जी, जिंदल स्टील में बहुत ही क्लियर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है, वीकली चार्ट्स में भी हम देख सकते हैं। सो 720 का बहुत अच्छा सपोर्ट बन गया है ऑलरेडी। अगर कोई लेके रखे हैं तो 720 के लेवल पे ट्रेल कर दीजिए स्टॉप लॉस। फ्रेश एंट्री के लिए 740 टू 750 एक रेंज लीजिए, इसी रेंज में अक्यूमुलेट आप कर सकते हैं। 720 स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए एंड इसका जो टारगेट बन रहा है वो 840 बन रहा है। सो आप यहाँ से अक्यूमुलेट कर सकते हैं। काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, फेवरेबल भी बहुत अच्छा है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, ब्रेकआउट भी क्लियर है। इनफैक्ट लास्ट 2 डेज से हम इसमें काफी एग्रेसिव लॉन्ग बिल्टअप पोजीशन भी देख रहे हैं। ये पोजिशनल ट्रेड बन रहा है, इसलिए 840 का टारगेट है 720 स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉक है, लगेज स्टॉक है, सफारी इंडस्ट्रीज। पार्थिव, आपने देखा है क्या सफारी इंडस्ट्रीज 2100 रुपए का भाव हो गया धीरे धीरे। अब अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो कुछ अर्ली साइंस हैं, पीएमएस और स्मॉल मिड कैप फंड्स भी एंट्री करना शुरू कर गए। लगेज स्टॉक है सफारी, कोई थॉट पार्थिव? आई एम श्योर आपको पता रहेगा अजय कि इसमें क्या स्टोरी हुई थी। वीआईपी के जो प्रोफेशनली रन सीईओ थे, उन्होंने वीआईपी छोड़ के सफारी दूसरे अन्य लोगों के साथ मिलके चालू की और आज के तारीख में दे फॉलो बीटन वीआईपी इंडस्ट्रीज और काफी मतलब फैंटास्टिक मार्केट शेयर गाना किया है, काफी एक ब्रांड इक्विटी जुटाई है। तो इट हैज बीन अ स्टेलर स्टॉक। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा वैल्यूएशन का कंसर्न है। देखिए 60 के ट्रेल पी पे है। ऐसा मान के चलते हैं कि जो ट्रैवल का बूम है अगर बरकरार रहता है तो ये कंपनी में क्षमता है कि 20% से ग्रो कर सकता है। तो फॉरवर्ड बेसिस पे भी देखूँ तो 55 टाइम्स 52 टाइम्स हिस्टोरिकल लेवल्स पे काफी एक्सपेंसिव है। और यहाँ पे नो डाउट ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव हुए बिकॉज ऑफ लोअर रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट, लेकिन कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। काफी मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम चाइना आर डंपिंग स्टॉक, तो यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं रहता है ये कंपनीज के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ये वैल्यूएशंस पे मैं टच नहीं करूंगा, लेकिन ओवरऑल एक शानदार स्टॉक है। कोई भी बड़ी गिरावट आती है स्टॉक में तो इन्वेस्टर्स रुचि ले सकते हैं। ठीक है, मार्केट आपको ना ऐसे सिर्फ हल्का सा डरा रहा है। जैसे आप कभी जाते हैं ना तो कभी जैसे कोई डॉग होता है तो एक बार ऐसे आपके ऊपर करता है, तो कुछ कुछ वैसा मेरे को फीलिंग आ रहा है मार्केट को देख के। फ्रेंकली स्पीकिंग है कुछ भी नहीं, लेकिन क्या है ना फिर भी थोड़ा फील हो रहा है कि अच्छा कुछ डर रहा है या कुछ एकदम सिता रहा है। ये ना आपको ऐसे ही करवाएगा। मैं अभी चला थोड़ी देर में ना हरे निशान में आ गया था, थोड़ी देर में फिर से ऐसा मैं अभी टूटा। ये कुछ भी नहीं करेगा बॉस, ये अभी टूटा भी नहीं और अभी करेगा भी नहीं। और अगर करेगा भी ना तो शुरुआती डाटा 15 मिनट के कैंडल के हिसाब से बने हैं। जो मेरे पास डेरिवेटिव की शीट लाइव चलती है, हर 2 सेकंड के बाद डाटा आ जाता है। तो उसमें मैंने देखा कि शुरुआत में थोड़ा सा पलड़ा आज बीएस का फिर से भारी है। बैंक निफ्टी का तो है ही, निफ्टी का अभी भी थोड़ा टसमस चल रहा है, बट बैंक निफ्टी का है। तो इसलिए आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी परसेंटेज में भी ज़्यादा टूटा हुआ है और इसमें एक भी साइन आपको माउंटेन्स ऊपर आते हुए नहीं दिखेगा। थोड़ा वेट कीजिए थोड़ा और अभी और थोड़ा अच्छा है। आपको बेस पे मिलेगा ना तो आपको डाउट नहीं रहेगा। बीच में चलोगे ना तो फिर डाउट रहेगा कि आपने बुखार चढ़ा था, क्रॉसिंग देके ठीक किया, फिर से चल गए। बट पूरा चढ़ जाने दो बुखार, पूरा वायरस को निकल जाने दो, आने दो, फिर उसके बाद आप सेफ्टी के साथ आना भी। और थोड़ा रुको, थोड़ा सा और रुको भी आप। 1-2 शेयर और हैं मेरे को जरा पता करने सोनी से। सोनी जरा सेल को चेक करोगे? हमने कल दिया था ये शेयर, एक्चुअली कल तो ये रेंज में ही रह गया, ज़्यादा चला नहीं। इसकी प्रॉब्लम पता कहाँ हो रही है, ये ना 103 को पार नहीं कर पा रहा, ये 100 छोड़ नहीं रहा, 103 को पार कर नहीं रहा, शेयर फंस सा गया है ये शेयर। जरा सेल के बारे में गाइड कीजिए, क्या करना चाहिए? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये आपने एकदम सही इसको पकड़ा है। 103 पे उसका एक रेजिस्टेंस है। सो जब तक 103 को क्रॉस नहीं करता है इमीडिएट बेसिस में, आपको शायद एक साइडवेज मूवमेंट यहाँ पे नजर आ सकती है। ऐसा नहीं कि स्टॉक बुरा है या फिर यहाँ से 103 से ही सेल हो जाएगा। मोस्ट लाइकली एक साइडवेज रेंज हो सकता है। अक्यूमुलेट करने का अच्छा मौका है। 100 से 102 इसी लेवल पे अगर आपको मिल भी रहा है तो आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक अच्छा सपोर्ट बना है 100 पे, सो छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे 98 जब तक होल्ड करता है। सो 98 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 100 to 102 के रेंज में आप इसको अच्छे से आराम से अक्यूमुलेट कर सकते हैं। जब ये 103 का रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा उसके बाद आपको काफी अच्छे से रैली नजर आएगी अप टू लेवल्स ऑफ 108, 110।
दिस इज एज पर ऑप्शंस मैट्रिक्स जो मुझे अभी नजर आ रहा है। सो लेवल्स अच्छे हैं, साइडवेज मूवमेंट हो सकता है, रेंज देख के एंटर कीजिए, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड इंतजार कीजिए वो रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर, एंड देन यू कैन सी टारगेट्स ऑफ 108, 110। ठीक है, कल हमने आपको खबर गरम वाले सेगमेंट में ये बताया था कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में थोड़ी बाइंग हो रही है, कुछ बड़े फंड्स भी आ रहे हैं। एक्चुअली में ये पॉलिसी बेस्ड बाइंग है, ये अपॉर्चुनिटी को देख के उसमें चंबल और आरसीएफ दोनों का नाम लिया था। आज आरसीएफ जो है आयुष की कॉल में से एक शामिल था, उन्होंने कहा था बाय करना। चंबल ऑलरेडी हम आपको तो 300 के रेट से बता रहे हैं, 300 के रेट से आपको चंबल बता रहे हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा तो थोड़ा पीछे जाके यूट्यूब में चले जाइएगा, कुछ दिन पुराना, आपको खुद से पता लग जाएगा। कई बार तो हम इतना शेयर को बोल देते हैं कि सामने वाले को लगता है कि तो एडवोकेट ही है इस शेयर के। एडवोकेट नहीं है बॉस, जो डाटा बोल रहा होता है ना, हमको ऐसा लगता है कि आपसे अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, तो इसलिए कई बार उस शेयर को हम ज़्यादा बोलते हैं। ये मेरी और अजय की दोनों की प्रॉब्लम है, दोनों आपका हित चाहते हैं, इसलिए कई बार उस शेयर पे आपको ऐसा लगता होगा दोनों एक ही शेयर को लेकर ज़्यादा बोलते हैं। ज़्यादा नहीं बोलते, वो सिर्फ आपका फ़ायदा छुपा रहे, आपके कन्विक्शन लेवल जाग जाए। एक्सपर्ट से भी बार बार पूछते हैं, वो इसीलिए होता है। नहीं तो हमें क्या, हमारे पास तो सर 4000 शेयरों की शीट है, हम तो कोई भी शेयर पूछ ले। चंबल फर्टिलाइजर, सोनी खुश जरा आप देख के बताइए, आपको तो याद ही होगा, आपसे तो कई बार परिचय हुआ है, चंबल के लिए हमने बातचीत की है। अभी और चलेगा या फिर होगी सर इसकी जर्नी पूरी? 50-60 रुपये किसी केमिकल शेयर, फर्टिलाइजर शेयर से मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है सर एक महीने में। एडीपी देखिए यहाँ पे और चलने का दमखम बिल्कुल है, बट हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे एक स्लगिश मूवमेंट आपको देखने मिले, क्योंकि एक अच्छा खासा रनअप हो चुका है। अब अगर मैं सिर्फ वॉल्यूम और मोमेंटम इंडिकेटर के हिसाब से देखूं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 375 तक का एक लेवल है जो स्टॉक इन दी नियर टू मीडियम टर्म हिट कर सकता है, एंड बियॉन्ड दैट आई थिंक 390 का भी लेवल तो यहाँ पे स्टॉक आते हुए देख सकता है। तो ओवरऑल सेटअप अच्छा है। कहीं भी देखें तो मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उसके साथ बहुत ज्यादा इसे फर्क नहीं पड़ा है। The stock has been in an uptrend, the volumes have seen an uptick. So I think 375, 390 ये दो लेवल्स हैं जिसके लिए आप वॉच कर सकते हैं। अब ऑन द डाउनसाइड यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे बनता है तो वो है 345 का लेवल, इसको सपोर्ट जोन लेके चलें। एंड एज अ डिस्क्लेमर मेरी पर्सनल होल्डिंग भी है चंबल फर्टिलाइजर्स में, तो दैट्स जस्ट एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। सर आपकी होल्डिंग किस रेट पे है? सो डिम्पी ऑप्शंस के द्वारा प्ले किया था, तो आई थिंक समवेयर क्लोज टू 12-13 रुपीस के आसपास का बाइंग है। अच्छा ठीक है, फिर तो ठीक है सर। मेरे को बधाई देनी थी, मैं सोच रहा था कि आपको बहुत बहुत बधाई दूं कि खाली बधाई दूं, इसलिए मैं लेवल पूछ रहा था। अगर आपकी बहुत सस्ती खरीद होती तो फिर आपको बहुत 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 बधाई देता, लेकिन अभी मेरे से बधाई चंबल फर्टिलाइजर के लिए, आपकी भी होल्डिंग है और ये डिस्क्लोजर के तौर पर भी है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। एक शेयर और है एकदम से स्पीड से ऊपर आया, उस शेयर का नाम है बीएससी, जिसपे आप सौदे पंच करते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जरा दिखाइए, सोनी को भी दिखाइए। सोनी जरा बीएससी कुछ हुआ है क्या? बीएससी में ऐसे कैसे वॉल्यूम आ गया एकदम से? जी डिम्पी जी, हुआ है कि नहीं वॉल्यूम्स वो तो पता नहीं, बट टेक्निकली जहां से नजर आ रहा है एक जो करेक्शन हुआ था, छोटा हल्का फुल्का करेक्शन, वहां से आज उसको रिबाउंड करने की कोशिश है स्टॉक में। सो बस टेक्निकल बेसिस पे मुझे जहां नजर आ रहा है तो 2600 दोबारा से वो टेस्ट कर सकता है, और इमीडिएट सपोर्ट भी उसका अच्छा ही बन गया है 2300। सो एक टेक्निकल बेसिस पे ही एक यहाँ पे सजेशन है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। सो 2300 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको देख सकते हैं फॉर 2600 टारगेट्स। चंबल फर्टिलाइजर में वैसे शॉर्ट कवरिंग हो रही है, मैं बता दूं, मैं डाटा चेक कर रहा हूँ बैक टू बैक का भी, तो शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड भी होती है कई बार। हाँ, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात को। जहाँ पर लॉन्ग्स बन रहे हैं वो है मेट्रोपोलिसिस का शेयर, एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाइए। आरईसी पीएफसी ने आज फिर से जोरदार मूवमेंट दिखाई है, स्क्रीन पे दिखाते जाइए फटाफट से जो मैं शेयर बोल रहा हूँ, इसमें से हम कुछ शेयरों का चुनाव करेंगे। आरईसी पीएफसी दिखाइए, इन दोनों के अंदर एक अच्छा मूवमेंट आपको मिल जाएगा। दोनों शेयर बकायदा डेज हाई पे दिखेंगे आपको। एक और शेयर में एक्चुअली ना दोनों का कॉम्बो देख रहा हूँ, जहाँ पे ओआई भी ठीक हो और ये भी ठीक हो, प्राइस भी ठीक हो। इंडिगो जरा पकड़ते हैं, इस पर इंडिगो दिखाई जरा स्क्रीन पे 2% ऊपर होगा, 3.5-4% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी है शुरुआत में। खुश सर, एक बार जरा इंडिगो के बारे में बताइए। क्रूड का जो इमीडिएट इम्पैक्ट होता है वो तो हो गया, मेरे हिसाब से शीट इसमें अच्छी बन रही है, 3% का ओआई कम नहीं होता शुरुआत में। जरा देख के बताइए सर, और चलेगा क्या?
टिप पे चलने का दमखम बिल्कुल रखता है, बट अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दूंगा और इसके दो कारण हैं। पहला, अगर आप देखें तो डेली चार्ट्स पे ऑलरेडी आरएसआई जो है ये 80-83 के करीब चला गया है, तो एक राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग बनती है बिकॉज ऑफ द स्टॉक इज ऑलरेडी इन एन ओवरबॉट टेरिटरी। दूसरा कारण ये भी है कि अब ये 3000 के करीब आ चुका है। अब हालांकि देखिए टेक्निकली अगर मैं देखूं तो कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस उसका है नहीं, बट डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से अगर देखें तो कॉल बेस जो है काफी मजबूत कॉल बेस उसके आसपास बना है। अब उसका भी प्रीमियम 87 के करीब है, तो ऐसा नहीं कि 3000 के आसपास आके हॉल्ट कर जाएगा, थोड़ा सा और अपसाइड हो सकता है, करीब 3020 3030 तक का कोई अप मूव दिख सकता है, बट हो सकता है कि वहां से थोड़ी सी अनवाइंडिंग आए, वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए। तो जिस तरीके का सेटअप है, जिस तरीके का मोमेंटम है, यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे प्रॉफिट बुक करके चले और फिर इसे बाय ऑन डिप्स पे बिल्कुल वापस कंसिडर करें। अब 2920 2930 का जो जोन है, इसके पास अगर आपको फिर से डिप में मिले तो इसमें फ्रेश लॉन्ग पोजीशन भी इनिशिएट की जा सकती है। तो अभी का मूव इज ओनली फॉर दोज हु हैव एन एग्जिस्टिंग पोजीशन, जिनके लिए सलाह रहेगी प्रॉफिट बुक करके चलें। जो नया पोजीशन बनाना चाहते हो वो डिप्स का वेट करें। बजाज ऑटो के लेके आइए रेड्डी साहब। बजाज ऑटो में शानदार काम हो रहा है और वो जो है काफ़ी दिनों से आउट परफॉर्म कर रहा है, आज फ्लैट है, मौका दे रहा है क्या ये सोनी बजाज ऑटो? ये देखिए कितने प्यारे अपमूव में पिछले 6 महीने में आ गया है ये फ्लैट ट्रेड के बाद। क्या ये मौका दे रहा है? किस लेवल पे एंट्री करेंगे आप नीचे में? जी डेफिनेटली डिम्पी जी, अजय जी, यहाँ से हम देखेंगे तो बजाज ऑटो अच्छा ही है। करंट लेवल से भी इंट्राडे बेसिस या फिर T+1 के लेवल से आप एंटर कर सकते हैं। एक छोटा ही स्टॉप लॉस प्लेस है 6230 फ्यूचर्स के लेवल पे बता रही हूँ। आप 6230 उसी लेवल पे आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं एंड टारगेट्स ऑफ 6400 इंट्राडे या फिर T+1 के अनुसार आप देख सकते हैं। और पोजिशनली अगर किसको प्ले करना हो तो आप एक डिप का इंतजार कर सकते हैं। इसका अच्छा सपोर्ट और बेस बन चुका है 6000 पे, सो ये एक लंबा प्ले रहेगा। 6000 का अगर बेस बन चुका है तो आपको कोई भी अगर डिप मिलता है ओवर द नेक्स्ट 2 मंथ्स अराउंड 6100 तो आप उसी लेवल पे एंटर कर सकते हैं। 6000 का बेस अच्छा है, 6000 स्टॉप लॉस के साथ आप एंटर कर सकते हैं एंड मंथली 6 मंथ्स का जो इसका टारगेट रहेगा वो 6500 6600 पे नजर आ रहा है। लगे हाथ एक बार टीवीएस मोटर्स को भी देख दें। कुछ आपको याद होगा हम लोग काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं 1400 के लेवल से, जैसे जैसे ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ पास आता जा रहा है, टीवीएस मोटर जैसे बैटरी चार्ज हो गई है। लोग भूले ना कि ओला इलेक्ट्रिक के बराबर में टीवीएस मोटर्स का ऑलमोस्ट 60% ईवी उतना ही बड़ा ईवी है। खैर एनीवेज, थोड़ा रिस्क ये कि चला भी है नीचे से। किस लेवल पे स्टॉप लॉस लगा के काम करें? बिल्कुल अजय, सो देखिए यहाँ पे जो ऑलरेडी एक पोजीशन होल्ड करते हो, अब ये उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा मूव ऑलरेडी दिखा चुका है, तो फ्रेश एंट्री मैं कहूंगा यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें। बट जो स्टॉप लॉस क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही पूछा, ये रहेगा करीब 1935 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास। इसी के आसपास स्टॉक ने एक अच्छा खासा सपोर्ट और अदर रेजिस्टेंस लिया था बिफोर ब्रेकिंग आउट इन द लास्ट 2 डेज, तो अब वो सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा। सो 1930 1935 का जो लेवल है इसको स्टॉप लॉस के तौर पे लेके चले। यहाँ पे आए और इसके नीचे स्लिप हो करीब 1900 के आसपास, तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से बनेगी। स्टॉक में ऑलरेडी काफी अच्छा रनअप आ चुका है। अब ये जो राउंड ऑफ अप मूव है ये मेरे हिसाब से पूरा नहीं हुआ है, हल्के फुल्के डिप्स आएंगे जिनको बाइंग के तौर पे यूज करना चाहिए, और वहां से स्टॉक मेरे हिसाब से 2070 एंड 2125 के जो लेवल्स हैं यहाँ तक का एक अप मूव दिखा सकता है। ऑन द डाउन साइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्लेस एट 1880। एक शेयर मेरे को मिला, मैंने आपको इसके बारे में एक बार नोटिस भी कराया था। सुबेक्स नाम की एक कंपनी है, 36 रुपये का शेयर होगा। एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाएंगे। इसका ना एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो गया है। सुबेक्स ये एक्चुअली में रिलायंस के लिए जो 5G नेटवर्क का काम करेगी वो ये कंपनी करेगी। सुबेक्स ये IT से ड्रिवन कंपनी है। इसने ना इस पूरे साल के अंदर एक काम अच्छा किया, इसने अपना बेस तैयार कर लिया। वो बेस 30 रुपये 32 रुपये की रेंज में बना हुआ है, अब 36 रुपये आ चुका है शेयर, और चलने के लिए मैं बता रहा हूँ कहाँ तक जा सकता है। ये शेयर 70 रुपये का भी हो सकता है। ये एक्चुअली वहीं से टूट के आया है। तो क्या करता है, शेयर पहले तोड़ेगा फिर साइडवेज कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेशन साल का भी हो सकता है, जैसे इसने पूरा 1 साल लिया कंसोलिडेट करने का। क्या इसके अच्छे दिन आ रहे हैं? क्या 2024 के अंदर सुबेक्स की जय जयकार होगी? एक बार ये मुश्किल काम देते हैं खुश को, कुछ जरा देख के बताइए।
मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या जस्टिफाई करता है, मैं अगले 1 साल के लिए रखूंगा, अगर शेयर चलने पर आया तो फिर बहुत जल्दी भी रिटर्न दे सकता है। कैश का शेयर है, 54 लाख शेयरों का वॉल्यूम भी आज इसके अंदर बन गया। टिप्पी, मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूं कि यहाँ पे जो बेस फॉर्मेशन है ये बहुत ही स्ट्रांग हुआ है। स्टॉक ने काफी समय निकाला है एट द लेवल्स ऑफ 27 एंड देन ऑन द अपसाइड एट द लेवल्स ऑफ 30 बिफोर मेकिंग दिस अप मूव। अब जो इसके नियर टर्म रेजिस्टेंसेस थे 33 35 के, उनके ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड वॉल्यूम में अच्छा खासा अपटिक है। तो आई थिंक काफी सारे महीनों का, रादर मैं कहूंगा कुछ 2 से 2.5 साल का करीब इसमें जो फॉल था उसका जो कंप्लीशन है अब वो यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए अब नियर टर्म एवरेजेस के ऊपर तो कंफर्टेबली प्लेस्ड है, लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर भी निकलने की पूरी तैयारी है यहाँ पे। तो आपका जो एनालिसिस जो व्यू है ये मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। पोजिशनली इसको होल्ड करके चले। 70 इज अ स्ट्रेच्ड टारगेट फॉर नाउ, बट देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी द काइंड ऑफ सेटअप दैट द स्टॉक इज शोइंग कि शायद दिखा भी दे, बट मैं थोड़े नियर टर्म टारगेट्स के लिए प्ले करूंगा। सो मेरे लिए यहाँ पे जो पहला टारगेट है ये है 44 का, और जो उसके बाद दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है वो करीब 50 के आसपास का ही है। मैं इसे राउंड ऑफ कर रहा हूँ, तो 49 से 50 का दैट ऑल्सो इज अ वेरी हेल्दी रिटर्न। सो यहाँ पे आप बिल्कुल इन लेवल्स के लिए इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। ऑन द डाउन साइड जैसे मैंने बताया 27 से 30 का एक जोन है जिसमें बहुत अच्छी कंसोलिडेशन हुई थी, तो इसके बीच में करीब 28 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लेके चले पोजिशनली। सो 43 एंड 50 के टारगेट्स के लिए इसको आप पोजिशनली अभी भी एंट्री कर सकते हैं। अ लॉन्ग टर्म डाउन टर्न इज कमिंग टू एन एंड इट सीम्स लाइक, एंड द स्टॉक इज नाउ रेडी फॉर एन अप मूव। ठीक है, ये हमारा काम सिर्फ आपको शेयर्स को अच्छे से नोटिस कराना था। एक्सपर्ट्स ने आपको एडवाइस दे दी है, फिर भी जब आप इस तरह के मूव के लिए तैयार हो रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकारों से एक बार राय मशवरा ज़रूर कर लीजिए, उनका वोट क्या कहता है, उनकी राय क्या कहती है। और आप बता भी सकते हैं मैंने 18 स्वदेश पे ये शेयर देखा था, जरा आप मेरे को आप बता दो, गाइड कर दो कि शेयर में क्या करना चाहिए। आप ऐसे पूछा करो अपने वित्तीय सलाहकारों से, पूरा पैसा वसूल करो अगर आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं पेड तो। खैर आगे बढ़ते, अमोल अट्ठावले हमारे कोटक सिक्योरिटी से ऑप्शंस का चैंपियन आपको बताएंगे। अमोल जी बताइए कौन सा ऑप्शन चुन रहे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग। मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा का 1680 का दिसंबर का कॉल ऑप्शन अच्छा लग रहा है। 25-26 के रुपीस आसपास चल रहा है। पोजिशनली है, टारगेट उसका रहेगा 50 रुपीज और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 16 रुपीज। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 8750 तक का, और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3150 का। ब्रॉडर टेक्सचर अच्छा है, स्टॉक ने करेक्शन पूरा किया है और रिवर्सल फॉर्मेशन है, सो टेक्निकल बाउंस बैक स्टॉक में आ सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस हो गया आपका 16 रुपये के आसपास का। 50 रुपये का सीधा टारगेट है। 25 रुपये पे आप एक कॉल दिलवा रहे हैं। M&M की ऑटो स्टॉक्स में बज़ है, M&M स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, और एक्चुअली इसके पीछे एक रीज़न भी है। अगर पेट्रोल डीजल के दाम में कमी होती है ना, तो खासकर डीजल के दाम में, तो इसके पास बहुत अच्छा SUVs का पूरा सेगमेंट है, तो इसकी सेल्स हो सकता है इससे और भी बढ़ जाए। तो M&M वैसे भी दिसंबर के आखिरी में इनका एक सेल का एक और राउंड लगता है जिसको क्लियर एंडर कहते हैं, यानी कि साल का एंड पे जो सेल लगाते हैं। तो M&M की एक कॉल काफ़ी काम की है इस समय, आप इसको नोट करके रखिएगा। 25 रुपये में मिलेगी 1680 वाली, और लक्ष्य है इसमें 50 रुपये का, स्टॉप लॉस है इसमें 16 रुपये का। अजय आप कुछ पूछना चाहते हैं? अभी मार्केट तो 22 पॉइंट नीचे है। ओके ठीक है, आज एक बार हम वापस लौटेंगे। इस बीच 10 में से 9 शेयर ऐसे हैं जिसकी नुकसान उठाते हैं वायदा के अंदर, यानी कि 9 लोग ऐसे हैं जो नुकसान उठा लेते हैं, इसलिए आपको टाइट स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत है। बस मैं यही आपके सामने बात रखूँगा। 23 पॉइंट फिर से नीचे आ गया मार्केट, नीचे ये उसी जगह पर, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये ना आपको ऐसे फील करवाएगा कि मैं अभी चला और अभी टूटा। इस भावनाओं को आप साइड में रख दो, आप अपने लेवल पे खड़े हो जाओ, उससे बोलो कि भाई तू देगा तो लेवल तो ठीक है, नहीं तो मैं तो जा रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा ट्रेड। वो लेवल क्या है? वो 20,800 का लेवल है, आप वहाँ पे खड़े हो जाओ। आएगा नहीं आएगा कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सौदा छूट ही जाएगा ना, घाटा तो नहीं होगा। ऐसे आप 46,800 पे खड़े हो जाओ, आएगा नहीं आएगा छोड़ देंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा। ठीक है ना सोनी, ठीक कह रहे हैं ना? डेफिनेटली डिम्पी जी,
इनफैक्ट अगर आता भी है नीचे थोड़ा सा तो बेटर ही रहेगा, बिकॉज जिन लोगों ने मिस आउट कर चुके हैं ना दिस एंटायर रैली, तो उनको एक एंट्री लेवल मिलेगा। सो इंस्टेड ऑफ थोड़ा हरी करके और वो फोमो फीलिंग ना लाके अपने अंदर, सो थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। अगर करेक्टिव डिप मिलता भी है सो बेटर रहेगा। अंडरटोन अभी भी बुलिश ही है फॉर बोथ द इंडाइसेस मार्केट्स, बट एक डिप में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा फेयर हो बनता है, सो वो बेटर रहेगा आपके लिए। और सपोर्ट तो अच्छा ही है, निफ्टी में हम देखेंगे तो 20,500 का सपोर्ट अच्छा ही है। सो अगर एनीवेयर क्लोज टू 20,500 पे आपको एक करेक्टिव डिप मिलता है तो वहां पे एंटर करने के लिए बेहतर रहेगा। चलना शुरू हुआ है 3-4 दिन से, हम आपको बता रहे हैं, वो है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। एंजल जैसा तो नहीं चला है, लेकिन धीरे धीरे चलना शुरू हो गया है। मोतीलाल आज भी 3% ऊपर है, 35 रुपए। इसके लेवल्स कैसे नजर आ रहे हैं आपको कुछ? अच्छा देखिए, ओवरऑल मैं देखूं तो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे ही है। द एंटायर स्पेस इज डूइंग वेल, द स्टॉक इज आल्सो डूइंग वेल। अच्छी बात ये है कि शार्प अप मूव है बट अभी भी ओवरहीटिंग से दूर है। वॉल्यूम्स हल्के से टेपर हो रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि रैली में जो शार्प अप मूव है ये थोड़ा सा आपको स्लो डाउन होता हुआ नजर आए, बट ट्रेजेक्टरी इसकी डेफिनेटली ऑन द अपसाइड है। तो यहाँ पे किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो डेफिनेटली होल्ड करें, फ्रेश पोजीशन है तो भी ले सकते हैं। अब मैं कहूंगा कि थोड़ा ट्रेडिंग के लिहाज से लें, परहैप्स द लास्ट लेग ऑफ द रैली, तो अब बहुत ज्यादा बड़े टारगेट्स के लिए इसको ना प्ले करना चाहें। सो यहाँ पे जो एक नियर टर्म टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो है 1330 के एंड 1380। सो इन दो लेवल्स के लिए आप इसको अभी भी लॉन्ग कर सकते हैं। और ऑन द डाउन साइड जो स्टॉप लॉस है ये 1190-1200 का जो जोन है, यहाँ पे काफी अच्छा प्लेस्ड है। सो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, मोमेंटम अभी बरकरार है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से लेना चाहे तो फॉर द गिवन लेवल्स अभी भी एंटर कर सकते हैं। राइट एक स्टॉक सोनी आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, पेटीएम। ये कंज्यूमर टेक में है। ऑफ कोर्स जोमेटो जितना तो ज़्यादा पसंदीदा नहीं है, लेकिन लास्ट 3 महीने का अगर आप चार्ट देखेंगे तो धीरे धीरे एक बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। ओवरसोल्ड टेरिटरी में गया भी था, 1000 वाला 600 किया, क्योंकि इनका एक कारोबार के ऊपर रोक लगा दी इन्होंने। अभी बोला भी था कॉन कॉल में, अभी लेने में जल्दीबाजी होगी या थोड़े और लेवल नीचे तक अवेलेबल हो जाएगा, ये तब लेना चाहिए? जी अजय जी, टेक्निकली यहाँ पे और भी मेरे ख्याल से वीकनेस पेंडिंग है, सो थोड़ा इंतजार कीजिए और थोड़ा आपको दिख सकता है लेवल्स अप टू 540। सो आई थिंक 540 के आसपास एंटर करने के लिए बेटर रहेगा। सो इसी लेवल पे तो एंटर करने की सलाह नहीं है। 540 का लेवल्स अगर हमको दिखता है तो आप वहां पे देख सकते हैं एक बार एंटर करने के लिए। 510 का एक अच्छा उसका बेस है, सो शायद वहीं तक गिर सकता है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल उसी लेवल पे जाके बनेगा। आप 540 लेवल्स के लिए इंतजार कीजिए। ऊपर में रेजिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग है, इनफैक्ट 660 650 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सो अगर आप एंटर करेंगे थोड़ा डिप में तो आपको वो लेवल्स जब आएंगे तो आप वहां पे बुक भी कर सकते हैं एक बार। सो इंतजार करने का, वेट एंड वॉच ही राय बनेंगे अभी इसमें। राइट मैंने आपको बताया था कि ये वेल्थ मैनेजमेंट स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी बाइंग आ रही है। देखिए 361 आज भी ऊपर है। ये आपका अभी मैंने मोतीलाल डिस्कस किया, उस बिजनेस में भी एक वेल्थ का बिजनेस अच्छा बना हुआ है। 1500-1600 लेवल क्रॉस करता हुआ रैडिको खेतान खुश। ये तो मतलब यूनाइटेड स्पिरिट्स ने जितना मायूस किया, लोगों को गम दिया, और उतनी खुशी रैडिको खेतान ने दी है। रिवर्स करें सौदा या अभी भी रैडिको के साथ ही बने रहे? नहीं अजय, अगेन ऑलवेज ऑफ द व्यू दैट द स्ट्रॉन्ग गेट स्ट्रॉन्गर। तो बिल्कुल बने रहें जहां पे मोमेंटम है, जहां पे अच्छा रिटर्न बन रहा है, तो क्यों यूड वांट टू एक्सपेरिमेंट। सो यहाँ पे बिल्कुल बने रहें। अब एक शार्प मूव कल आई थी 1885 तक इनफैक्ट स्टॉक गया था, फिर वहां से स्लिप हुआ है। तो उसको एक बार के लिए आप थोड़ा सा इग्नोर कर दें, द काइंड ऑफ शार्प मूव दैट वी सॉ यस्टरडे। फिर भी अगर मैं देखूं तो ओवरऑल सेटअप जो है इसका काफी अच्छा है। वॉल्यूम्स में भी एक डिसेंट अपटिक है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। पोजिशनली मेरे हिसाब से एक अच्छे लेवल्स जो देखने को मिल सकते हैं। तो इन द नियर टर्म होंगे आपके लिए 1680 के एंड 1730 के, और ऑन द डाउन साइड जो एक अच्छा स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो है करीब 1560 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास। तो अक्रॉस टाइम फ्रेम्स द स्टॉक इज डूइंग वेल and still away from overheating territories despite the sharp up move. तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक पोजीशन बिल्कुल कंसिडर की जा सकती है।
मार्केट अब करीब 50 पॉइंट की गिरावट के साथ आ चुका है। थोड़ी देर पहले जैसे हमने आपसे कहा था ना कि ये बढ़ेगा थोड़ा सा, आप खड़े रहो अपने लेवल्स के साथ। मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप हेस्टी डिसीजंस में बिलीव मत करो। अगर आप 18 ऑफ स्वदेश देख रहे हैं तो आप अपने लेवल्स के साथ आओ। देखो, सौदा पंच करने से पहले सारे राइट आपके पास है। एक बार सौदा पंच हो गया ना, फिर सारे राइट मार्केट के पास है। फिर आप सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकोगे आप। तो इसलिए आप खड़े रहो अपने लेवल्स पे और भगवान से ये कहो कि भी 20,800 के आसपास मैं खड़ा हूँ, हे भगवान मेरा 20,800 पे आसपास सौदा पंच करवा दो और 750 का स्टॉप लॉस लगवा दो, वो कटे भी ना, वापस से मैं 21,000 पे माल बेच दूँ। तो ऐसा आप बना के रखो अपना धैर्य। मेरे को लगता है कि शायद भगवान आपकी सुन लेगा। मैं भी ऐसे ही आपके सामने डाटा एनालिसिस करके बोलने की बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लेवल्स के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। और हमने कल भी ये STBT ही करवाया था, अगर आप हमारे क्लोजिंग शो में हो गए तो आपने कहा था कि पहली बार ऐसा डाटा देख के ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा टिल्ट हुआ है बाजार, थोड़ा सा टिल्ट हुआ है। ये लेवल्स नहीं ब्रेक करेगा बट उसी रेंज के लोअर एंड को टेस्ट करने के लिए ज़रूर जाएगा, तो जा रहा है। देखते हैं अभी और क्या होता है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, एक दो शेयर जरा और चेक करवा लेते हैं कि कहाँ कहाँ। अच्छा, एक ना वॉलेटिलिटी इंडेक्स आपको और एडवांस डिक्लाइन भी दिखाना था, मैं भूल गया। एक बार आप विक्स और एडवांस डिक्लाइन भी दिखाइए, जहाँ पे F&O के बढ़ने गिरने वाले शेयर्स होंगे। देखो ना, 1:2 की रेशो जब जब बनी रहेगी ना, डिक्लाइंस 2 गुना और एडवांसेस 1 गुना होंगे, तो इसका मतलब बाजार अपने किसी भी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा। ये बहुत माइन्यूट सी चीज़ है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। विक्स नहीं बढ़ रहा, इसका ये कि फॉल ज़्यादा सीवियर नहीं होगा, नहीं तो विक्स बढ़ जाता अब तक। ये एडवांस डिक्लाइन, और ये भी कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, 76/106 खड़ा है, तो ये 1:2 होना चाहिए था, अभी भी 1:2 नहीं हुआ है। तो इसलिए आपको मौका देगा, फिर से ऊपर आएगा मार्केट, ऐसा लग रहा है सिर्फ डाटा को देखकर, बट वित्तीय सलाहकारों से पूछ के ही काम कीजिएगा। सोनी एक शेयर और है, PFC REC क्या पूछूं, वो तो इतने चल चुके हैं ना, मेरे को तो डर लगता है पूछने में, कहीं मैं पूछूं और पता लगे वो शेयर ही रुक गए हैं। हिंदुस्तान ये दिखाइए जरा, हिंद पेट्रो जरा स्क्रीन पे दिखाइए। तो मैम ये 2-3 दिन का जो डैमेज हुआ था, यानी कि जब एक खबर चल रही थी मार्केट के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम कटेंगे तो नीचे आ गए थे शेयर। आज क्रूड ने वापस इनमें जान भरी है, ये कंटिन्यू करेंगे अभी और, या फिर ये अभी रेंज में ही रहेंगे, ये इम्पैक्ट हो गया ख़त्म? HPCL BPCL दोनों दिखा दो एक बार स्क्रीन पर। मेरे ख्याल से HPCL अभी जस्ट चार्ट्स चेक कर सो एक रेंज में रहने की चांसेस काफी हाई हैं। वो रेंज है 345 लोअर रेंज पे, और हायर एंड पे है 400। सो ये 50 पॉइंट का एक रेंज आप पकड़ सकते हैं, तो एक पोजिशनल व्यू बन सकता है। यहाँ से एक जो उसका 400 का रेजिस्टेंस था, वो ऑलमोस्ट 395 396 को टेस्ट करके वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी विटनेस किया है। सो दैट वाज ऑन एक्सपेक्टेड लेवल्स। 400 के कॉल राइटर्स बहुत एग्रेसिव थे उस टाइम पे, सो इसलिए 400 का रेजिस्टेंस अभी भी बनाए रह रहा है। और हम देखेंगे तो 360 इमीडिएट बेसिस पे एक शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट बन रहा है। 360 को ब्रेक करता है तो आप वहां से देख सकते हैं 350 345 के लेवल तक भी आने के लिए। सो ये एक रेंज बन रहा है, आप इसी रेंज में प्ले कर सकते हैं, लोअर एंड ऑफ द रेंज में खरीद सकते हैं स्टॉप लॉस प्लेस करके 345। हायर एंड ऑफ द रेंज का आप रेंज पे आप उसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जब तक ये रेंज में आइदर लेवल्स ब्रेक नहीं करता है तब तक ट्रेंड फर्दर डिटरमिन नहीं हो सकती है। सो इसलिए रेंज प्ले आउट कीजिए, बेस्ट रहेगा, एंड वेट फॉर ईदर ऑफ द लेवल्स टू ब्रेक। ठीक है, डन। तो आपको इसी तरह से काम करना है। मैं जरा ना कुछ ऐसे शेयर्स भी देख लेता हूँ सिस्टम में कि जहाँ पर आपको थोड़ी वीकनेस भी दिख रही है। ऐसा नहीं कि सारे शेयर सिर्फ चलने के लिए लेने के लिए होते हैं, कुछ शेयर बेचने के लिए भी होते हैं। एक बार आप जरा PI इंडस्ट्रीज़ वापस से दिखाएंगे 1 मिनट के लिए। शुरुआत में जो इसका क्लैरिफिकेशन आया उसके बाद से डाटा ठीक हो गया। PI इंडस्ट्रीज़ दिखाना, हाँ शुरुआत, लेकिन उसके बाद मेरे पास जो शीट में डाटा बन रहा है वो उतना स्ट्रांग नहीं बन रहा फर्स्ट राउंड के क्लैरिफिकेशन के बाद। PI इंडस्ट्रीज़ यस, शुरुआत में ठीक था लेकिन उसके बाद से फिर से वीक हो गया, और मेरे पास जो शीट बन रही है उसमें अगर ये ना डाटा अच्छा नहीं बन रहा है इसका। एक और पॉइंट है, एक ना जरा TCS को भी दिखाइए आप, TCS टेक महिंद्रा, दोनों को दिखाना चाहते हैं दोनों को दिखा सकते हैं, इनफैक्ट IT के सभी शेयर्स। TCS दिखाओ आप जरा स्क्रीन पर। खुश, जरा TCS की कोई पुट समझ में आती है आपको? आप टाइम ले लो जब तक हम स्क्रीन पे वो शेयर फायर कर रहे हैं, आप कोई पुट चेक कर लो। TCS की कोई भी स्ट्राइक की कोई पुट ले लेनी चाहिए। ये ना इनको कितनी अटैम्प्ट दें सर, 4 अटैम्प्ट 5 अटैम्प्ट, हर बार मौके पर IT ना फेल हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा IT में कुछ भी।
तो एक बार जरा पुट बताओ इसकी। डिम्पी देखिए, ओवरऑल अगर मैं देखूं तो अब एक राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आईटी स्टॉक्स में शुरू होता हुआ नजर आया है। मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा अग्रेसिव यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर है जो हम आते हुए देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कोई लेना चाहे तो नियर टर्म एट द मनी के जो पुट ऑप्शन है विच इज 3600 का ही पुट ऑप्शन करीब 43 रुपीज के आसपास चल रहा है, यही बाय कर लेना चाहिए। यहाँ से अगर किसी भी तरीके का स्टॉक में डिप आता है तो ये 43 वाला जो पुट ऑप्शन है ये ही करीब स्लाइड होके आपको 60 एंड 75 के लेवल्स दिखा सकता है। स्टॉप लॉस इसमें आप लेके चलें 25 का। तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव पोजीशन ना लें, लेकिन जिस तरीके का प्रॉफिट बुकिंग है थोड़ा सा और कंटिन्यू रहा तो आपको यहाँ पे एक एडवांटेजेस ट्रेड मिल सकता है। ओके, ठीक है। बहुत सारे स्टॉक्स हमने आपके लिए पता कर लिए, आप इन्हीं स्टॉक्स के साथ रहें। जैसे हमने आपको लेवल्स के बारे में कहा भी था कि आप वेट करके बैठे रहो अपने लेवल्स के लिए, और देखो धीरे धीरे करके निफ्टी आपकी वो बात सुन रहा है। निफ्टी ऑलमोस्ट 20,840 तक आ चुका है और हमने कहा था 800 तक आप वेट करना, तो आपने देखो कितना धैर्य रखा, तो आपको फ़ायदा भी मिल रहा है उसका। यही हमारे मेहमान भी आपको बार बार गाइड कर रहे हैं, बता भी रहे हैं।